तो बहुत खुलती हैं, बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, परंतु उन संस्थाओं में एक चीज का अभाव होता है, वो है निरंतरता और एक अनुशासन। तो अगर आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, आप लोग यहाँ आए भी हैं, तो हमको आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को इससे यथासंभव लाभ मिलेगा और हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग इस लाभ के पूर्ण भागीदार बने। और तीसरी चीज कि सबसे बड़ी चीज होती है अनुशासन, प्रतिबद्धता और नियमितता। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि हमारी संस्था के सर, हमारे अभिषेक सर हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से यह कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से वचन लिया है खुद से ही कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि अपने घर से दूर जाते हैं तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ा हम लोगों का सबसे बड़ा मकसद होता है तैयारी करके क्वालिफाई करना, और उसका कारण है दूर जाने का कि हमारे आसपास कोई ऐसी संस्था है ही नहीं जो इस तरीके का हमको कुछ माहौल प्रदान कर सके या कोई ऐसा मैटर दिला सके जिससे कि हम अपने घर के आसपास ही रहकर तैयारी कर सके। तो शिवराधा एस एकेडमी उसी तरीके का एक प्रयास है कि आप उस तैयारी को अपने घर के आसपास ही रहकर संपूर्ण कर सके, और आपको जो गुणवत्ता परक शिक्षा है जो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उसमें इसका योगदान इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है टीचिंग की गुणवत्ता, मतलब क्वालिफिकेशन या क्वालिटी जो होती है वो आपको, जितने भी यहाँ के टीचर्स हमारे नीरज सर हैं, जितने भी लोग हैं, सब दिल्ली के दकोर आईएएस एकेडमी के द्वारा सपोर्ट की गई ये संस्था है, वहीं से सारे टीचर आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटी का सबसे पहला तो डिजिटल क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं। दूसरी जो भी क्लास आप देखेंगे उसको आप इसकी शिवराधा एस एकेडमी का एक एप्लीकेशन है, उस पर आप इसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज आपको लाइब्रेरी के साथ क्लास की सुविधा है। अगर आप यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं उसके बाद आप सीधे जाएंगे कहाँ, लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। वहां पर पढ़ते हुए अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हुआ, कोई संदेह हुआ, किसी टॉपिक को आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो बगल में रिसर्च फैकल्टी है जिसमें सारे सब्जेक्ट के संबंधित विशेषज्ञ बैठे होते हैं जो आपको समझा सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो, और सर भी जब तक आए हुए हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ एक और चीज है कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो एक तो आपको अलग से खर्च लगता है रूम का, सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरी चीज आपको अपने हाथ से बनाना है, खाना है, मतलब सारा का सारा काम आप स्वयं देखते हैं। दूसरी चीज घर से बाहर है, एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है, जो सपोर्ट होता है, कहीं ना कहीं उसकी कमी मिल जाती है। आप एक कंपटीशन की ऐसी भीड़ में, एक ऐसे जंगल में कूद जाते हैं जहां आपको हर चीज देखनी है। एक तो आपको अपने पढ़ाई की क्वालिटी देखनी है, दूसरा उसके साथ स्वयं का ध्यान देना है, तीसरा उसके साथ सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ इसका भी ध्यान देना है। और जब आप घर के आसपास आप ये सब काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर महसूस नहीं होता, और घर वालों से जो एक अटैचमेंट है वो लगा होता है। तो अगर इन सारी चीजें, ये सारी चीजें, जो सारी सुविधाएं, सारी गुणवत्तापूर्ण चीजें अगर आपको आपके शहर आजमगढ़ में ही मिल जा रही हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आप लोग यहाँ आए और इतनी ठंडी में इतने मेहनत से, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे जुड़ेंगे, इससे आपको लाभ भी मिलेगा। और आज का जो कुल मिलाकर प्रोग्राम है, आपको ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से हमारा जो नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है वो किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसका सपना लोग बचपन से देखते आए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली 3 टीयर्स का होता है या 3 स्तर का होता है। सबसे पहला जो आपका पड़ाव है वो प्रारंभिक परीक्षा का होता है, उसमें ये चेक किया जाता है कि आपकी बेसिक जानकारी कितनी है। उसके बाद जब उस पड़ाव को पार करके आप दूसरे स्तर पर आते हैं तो दूसरे स्तर पर आपकी बौद्धिक समझ का, जैसे कि आपका ज्ञान कितना बड़ा है उसका अंदाजा लगाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मुख्य परीक्षा। और जब आप मुख्य परीक्षा भी क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी स्किल्स का जो है कुल मिलाकर जानकारी ली जाती है। तो इन तीनों स्तरों तक शिवराधा एस एकेडमी आपके साथ रहेगी। एक बार आप इसके साथ जुड़ जाएंगे तो ये आपका प्रारंभिक स्तर से इंटरव्यू स्तर तक आपका साथ देगी, और जो भी तरीका हो सकता है कि किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कहाँ आपकी समस्या, जैसे मान लीजिए 2 प्रकार के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, एक तो साइंस स्ट्रीम का होता है, एक आर्ट। तो ह्यूमैनिटीज बैच के जो भी बच्चे होते हैं, कभी कभी ऐसा हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, कुछ सब्जेक्ट में उनका थोड़ा सा पलड़ा भारी रहता है, और जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनका पलड़ा साइंस की तरफ भारी होता है।
लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होता है इसको ग्रेट लेवलर कहते हैं। मतलब जैसे होता है ना खेत में जो लेवलर होता है, कुछ भी ऊंचा नीचा हो सबको बराबर कर देता है। तो इस फील्ड में इस जगह पर आकर जब आप बैठते हैं या एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देने जाते हैं, तो वहां पर न तो ये देखा जाएगा कि आप स्ट्रीम किसके हैं, आप साइंस के हैं कि आर्ट के हैं, कोई फर्क नहीं है। आप अपने हार्डवर्क, अपने इंटेलिजेंस और अपने स्मार्ट वर्क के द्वारा आप सारे क्वेश्चन जो है हल कर सकते हैं। तो कोचिंग का योगदान क्या होता है आपके जीवन में? कोचिंग का सबसे बड़ा योगदान होता है कि आपको वो मटेरियल, वो रास्ता उपलब्ध करवा दे जिससे आप अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएं। बस यही एक अंतर है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो शिवराधा आईएएस एकेडमी है आपको इन्हीं सारी चीजों में मदद पहुंचाएगी। और बेसिक दो चीजें हैं, एक तो आज से हमारा जो है फाउंडेशन बैच यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी का स्टार्ट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी 1 महीने से चल ही रहा है, जिसमें हमारा पॉलिटी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो अब की आने वाली परीक्षा है 2024 की यूपीपीसीएस की, उसमें बच्चे इनरोल हो चुके हैं। और इतने 1 महीने के अंदर ही जिस तरीके का उत्साह बच्चों में देखा गया है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके की मंजिल प्राप्त करने का उत्साह है। जैसे कि पहले महीने में बहुत ज्यादा एडमिशन नहीं होता है किसी कोचिंग में, लेकिन यहाँ पर वो एडमिशन 10-15 बच्चों तक पहुंच चुका है। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आसपास के जितने बच्चे हैं, लोगों को धीरे धीरे ही सही परंतु इस बात का ज्ञान हो रहा है कि हमारे आसपास क्षेत्र में कोई एक ऐसी कोचिंग है जो आपको पूर्णतया आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो आज मैंने दो चीजें बताई, एक तो फाउंडेशन बैच चल रहा है, दूसरा एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी 1 महीने से चल रहा है जो कि टारगेटेड है 2024 के यूपीपीसीएस प्री एंड मेंस के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो खैर वो बात छोड़िए, सबसे मेन मुद्दा है यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो आपका फाउंडेशन बैच है उसके लिए। तो मैं सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आकर इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताएं। तो सर आइए, तालियों से स्वागत कीजिए सर का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक स्टूडेंट तो है यहाँ, अरे 2 3 4 एक और है ना? चलिए बहुत बढ़िया, गुड। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। लड़कियों की संख्या कम दिख रही है, 4। कल बीपीएससी का रिजल्ट आया है, यदि आप लोगों ने सुना होगा, तो बीपीएससी में टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं और मुझे यहाँ टोटल 10 या 12 स्टूडेंट दिख रहे हैं और 10-12 में से 4 ही लड़कियां दिख रही हैं। बट एनीवे, मैं सभी का चाहूंगा कि सभी जो है उस मंजिल तक पहुंचे। बहुत सारी बातें करनी है, हम क्लास में करेंगे। अभी आप लोगों के साथ लगभग मैं 30 दिन तो लगभग 1 महीने रहूंगा ही। 4 स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके साथ मैं लगभग पिछले 15 दिनों से था, अभी बीच में 1 हफ्ते के लिए नहीं था। खूब चर्चा करेंगे, सारी बातें की चर्चा करेंगे, लेकिन 2-3 बातें प्रमुख रूप से मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूंगा कि जिस मंजिल को पाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिस मुकाम को आप लोगों को पाना है, जिसके ख्वाहिश सबके रहती है बचपन से, जिस हम परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर वही उन्हीं की ख्वाहिश होती है कि हम उस मंजिल को अचीव करें। तो आखिरकार उस मंजिल को कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या उसका रास्ता हो सकता है, उसकी पहली सीढ़ी क्या होती है, और उस पहली सीढ़ी की चर्चा मैं करूंगा। इसके बाद बाकी जो है हमारे सर हैं, नदीम सर आए हुए हैं, वो भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। और प्लस ये एकेडमी पर्टिकुलरली, इससे मैं काफी खुश हूं। मैं इन लोगों से भी मैंने पहले चर्चा किया है कि टू बी वेरी फ्रैंक, मैं 6 से 7 स्टेट में कवर अप कर चुका पिछले लगभग 15 सालों से। तो उसमें मैंने ये देखा कि एक छोटे से शहर में इतना बेहतर स्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो हम लोगों ने क्लासेस ली हैं, नदीम सर भी यहाँ पर हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 600 to 700 स्टूडेंट्स, बच्चे नहीं दिखते, टीचर भी बच्चों को बच्चे भी टीचर को नहीं देख पाते हैं। और तो उस रूप में यहाँ पर एक छोटे से शहर में इतना बेहतर एस्टेब्लिशमेंट, लाइब्रेरी की सुविधा, रिसर्च टीम है, टेस्ट सीरीज रेगुलर वे में बनती रहती है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा किया है और वो आप लोगों को मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी। अभी क्रैश कोर्स बैच ही हुआ है,
ये फाउंडेशन बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आखिरकार जिस एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए हम यहाँ पर आप लोग सब लोग बैठे हुए हैं, उसकी पहला आप में से बहुत लोग कुछ अवगत होंगे कुछ चीजों से, लेकिन एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, ये जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम, यदि हम बात करें, आप लोग सभी जानते हैं, यूपीएससी का भी नाम सुना है आप लोगों ने, यूपीपीसीएस का भी नाम सुना है। आखिरकार ये क्या है और इनके में आपस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में बेसिकली। हमारे यहाँ पर दो स्तर की सरकारें, यदि हम बात करें, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना दायरा है कि हमें कौन सा काम करना है, हमें और स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा काम करना है। उसके हिसाब से जो कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी भी दो पार्ट में नहीं बल्कि तीन पार्ट में डिवाइडेड है। और इसीलिए तीन पार्ट इन द सेंस कर्मचारी तीन प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के होते हैं, जिन्हें हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में तीन प्रकार की सेवाएं आती हैं, एक आईएएस, एक आईपीएस यानी कि आप कह सकते हैं डीएम, एसपी, और प्लस एक आईएफएस होता है यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। वो तीन अधिकारी होते हैं। और प्लस इसके साथ साथ दूसरी प्रकार की सेवाएं जो सिर्फ केंद्र सरकार को सेवाएं देते हैं, उन्हें केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज कहा ही जाता है। उसमें भी कई कैटेगरी होती हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की सर्विसेज होती हैं। ग्रुप ए और बी जो होते हैं वो कोवेटेड सर्विसेज मानी जाती हैं, जिसके लिए आप आज यहां बैठे हुए हैं। और ग्रुप सी और डी आप कह सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में होता है। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं जो मैंने बताई, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, और प्लस सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और ग्रुप बी, इनके लिए जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है उसे हम यूपीएससी कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और बाकी आप लोगों ने एसएससी का भी नाम सुना होगा। तो केंद्रीय सेवाएं की जो सी और डी ग्रुप की सर्विसेज होती है, उनके लिए एसएससी है, संस्था एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में राज्य सेवाएं अलग होती हैं। जैसे आपने एसडीएम का नाम सुना होगा, डीएसपी का नाम सुना होगा, तहसीलदार का नाम सुना होगा, बीडीओ का नाम सुना होगा, ये सभी राज्य सेवाओं की सर्विसेज है। इनके लिए जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है वो हर स्टेट में स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है उसे। यानी कि जैसे यूपी में है तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। नॉर्मली यूपी में उसको यूपी पीसीएस कहा जाता है, यूपी पीएससी नहीं कहा जाता, यूपी पीसीएस। और उसका कारण मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों से भी, वही कि एक्चुअल में ये जो जिसे हम आज राज्य कहते हैं, प्रशासनिक रूप में इनका गठन किया गया है, ये पहले प्रोविंसेस कहा जाता था। तो उसी रूप में पीसीएस यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, अब क्या है उसे पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में हम उसे जानते हैं। तो ये मैंने जैसे बताया कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का रोल क्या है, ये सिर्फ एक एग्जाम, ये कोई एग्जाम नहीं होता है, ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, यानी कि संस्थाएं हैं जो कि सरकार के बिहाफ में, सरकार इनको कहती है कि आप एक्सपर्ट संस्था हैं, आप ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट करके हमें दीजिए जो सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हैं। यूपीपीसीएस स्टेट सर्विसेज के लिए और यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं प्लस सेंट्रल सर्विसेज के लिए। अब यदि दोनों की हम एग्जाम की बात करें तो बेसिकली ये सर्विसेज हैं। सर्विसेज के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, आप सभी जानते होंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। जैसे मैंने बताया कि अखिल भारतीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज और प्लस स्टेट सर्विसेज। तो स्टेट सर्विसेज में एसडीएम से लेकर के और इवन तहसीलदार तक की जो पोस्ट होती हैं वो सभी आपके स्टेट सर्विसेज में मिलती हैं। और यूपीएससी में यदि हम बात करें तो यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये आईएफएस का एग्जाम हालांकि अलग होता है, प्री कॉमन होता है, बट मेंस और इंटरव्यूज का अलग होता है। प्लस इसके अलावा रेवेन्यू सर्विसेज जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर आप लोगों ने सुना होगा, एक्साइज कमिश्नर आप लोगों ने सुना होगा, रेलवे सर्विसेज सुना होगा। तो ये सारे जो है यूपीएससी के थ्रू बनते हैं, यूपीएससी। अब ये दोनों का एक कॉमन चीज ये है कि दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो लगभग सेम है, 3 चरण में होता है। यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये प्री, मेंस और प्लस इसके साथ साथ इंटरव्यू है, 3 चरण में होता है। और ये 3 चरण, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोई एक दिन का एग्जाम नहीं है, वनडे एग्जाम नहीं है। और वनडे एग्जाम नहीं है इसका मतलब यह है कि ये आप सबसे गहराई चाहता है।
मिस ऊपर सतही तौर पर आपका नॉलेज नहीं चेक करना चाहता, आपकी गहराई को सब, यानी कि पहले कहा जाता था, चाणक्य का कहा जाता है कि चाणक्य नीति जिसमें साम दाम दंड भेद, तो आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल चेक किया जाता है और उस पर्सनालिटी को चेक करने के लिए आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों होता है, यानी कि आपको समझा जाता है कि क्या आप सर्विस देने के लायक हैं या नहीं है। जैसे आर्मी में जाते हैं, उनका अपना तरीका है, इनका अपना तरीका है। इस तरीके से आपको देखते हैं कि आप एक प्रशासक बनने के लिए वो दक्षता आपके पास है या दक्षता नहीं है। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण होते हैं। ये जो प्री होता है एक्चुअली आप कह सकते हैं ये छटनी के लिए होता है, छटनी का स्क्रूटनी कह सकते हैं आप इसको। जैसे अबाउट 3 to 4 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। अब 3 to 4 लाख स्टूडेंट्स सबका मेंस नहीं लिया जा सकता है, तो उसके लिए एक चरण इन्होंने बनाया हुआ है और उस चरण के अनुसार जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल 300 वैकेंसीज हैं, तो 300 वैकेंसीज में 15 टाइम्स, यानी कि 15 टाइम्स कितना हो गया, लगभग 4500। बाकी सब छटनी हो जाएंगे। 4500 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रीम स्टूडेंट्स बचेंगे जो कि सेकंड चरण में जाएंगे। ये एक्चुअल में सबसे बड़ा सफलता का जो सूत्र होता है ये मेंस होता है। अब यदि मेंस में यूपीपीसीएस की पर्टिकुलरली बात करूं तो यूपीपीसीएस का पूरा जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन 1600 मार्क्स से होता है और 1600 मार्क्स में बहुत लोग, आप लोगों ने सुना होगा इंटरव्यू से बाहर हो गए। इंटरव्यू से कोई बाहर नहीं होता है, एक भी स्टूडेंट शायद ऐसा नहीं होगा जो इंटरव्यू से बाहर होता है। उसका कारण मैं बता देता हूं। ये 1600 में से रिजल्ट आता है और 1600 में से इंटरव्यू मात्र 100 मार्क्स का होता है, मात्र 100 मार्क्स का। पूरा का पूरा वेटेज ये 1500 का ये मेंस है। और ये मेंस एक्चुअली प्री और मेंस में अंतर, एक और अंतर होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि यदि सूरज पूरब से उगता है तो ये मेरे लिए भी है, इनके लिए भी, आपके सबके लिए भी है। लेकिन व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन जो हमारे ओपिनियन है, जो हमारे विचार हैं, वो विचार अलग भी हो सकते हैं। तो ये एक्चुअल में बेसिक डिफरेंस यहां पे है। और यहां से ये रिटन होता है, लिखना होता है, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं और इसमें ये जो आपके ओपिनियन होते हैं, एक्चुअली वही ओपिनियन आपकी पर्सनालिटी को, एग्जामिनर आपको चेहरा नहीं देखता है लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर से आपको ये समझ जाएगा कि आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच वो कैसी है। तो वो यहां से झलकता है मेन से, और ये 1500 का होता है। और इवन यूपीएससी में भी देखें तो यूपीएससी में भी जो इंटरव्यू होता है वो मात्र 275 मार्क्स का ही होता है। उसमें भी मेंस का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, चाहे आप यूपीएससी का देखें चाहे यूपीपीसीएस का देखें। असली जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन इस मेन से ही होता है और मेन से ही पूरी पर्सनालिटी झलकती। ये यूपीपीसीएस में बात करें तो 100 मार्क्स का होता है। अब यहां से कितने लोग सेलेक्ट हुए थे, प्री क्वालिफाई हुए थे 4500। अब मेंस में जो बचेंगे वो मात्र 3 टाइम्स बचेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल 300 वैकेंसीज हैं तो कितने बचे, 4500 में से 900 इंटरव्यू में, यानी कि थर्ड लेवल में जाएंगे और बाकी सब बाहर हो जाएंगे। अब ये 900 इंटरव्यू देंगे और 900 इंटरव्यू जब देंगे तो प्री मेंस और प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिलाकर के अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी। टॉप क्रीम 900 ले लेंगे, 300 ले लेंगे और बाकी वो भी बाहर हो जाएंगे, जो बचे आपके 600 हैं। तो इस प्रकार से 3 चरण में पूरा एग्जाम होता है। और इस एग्जाम की यदि हम बात करें, सिलेबस के जो स्ट्रक्चर होता है इसका, सिलेबस की यदि हम बात करें, देखिए आप लोगों ने तैयारी के लिए सोचा है तो कहीं ना कहीं अभी तक आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए। कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कभी आपने सोचा है? उसके 2 रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक्चुअल में सबका ग्रेजुएशन हो चुका होगा, सबका ग्रेजुएशन हो चुका हो, फर्स्ट क्लास से लेकर के और ग्रेजुएशन तक में जो भी आपने पढ़ा है वही सिलेबस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो आपने पढ़ा है वही सिलेबस, और सबसे बड़ी चीज जो आपने 12th तक पढ़ा है वही है, इसके अलावा भी कुछ नहीं। तो एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है? कि एक्चुअल में जो आपने स्कूल में पढ़ा है वो बेस है। जैसे घर हम बनाते हैं तो घर की नींव बनती है, वो पिलर यदि मजबूत है तो उसमें आप बिल्डिंग किसी भी रूप में आप खड़े कर सकते हैं, लेकिन यदि पिलर कमजोर है तो फिर आपकी बिल्डिंग भी ढह जाएगी। तो इसका मतलब है कि पिलर मजबूत होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है एनसीईआरटी। दूसरा कारण एनसीईआरटी का यह है कि एनसीईआरटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो स्कूल की किताबें होती हैं और स्कूल की किताबें छोटे बच्चों के लिए लिखी जाती हैं। इसका मतलब उन्हें समझना बहुत
आसान होगा, समझना बहुत आसान होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस जो आज तक आपने पढ़ा है वही अल्टीमेटली हमारा सिलेबस है, कोई अलग से नहीं है, वही सिलेबस है। थोड़ा बहुत कहीं पर लेवल ज्यादा हो जाएगा किसी का, थोड़ा बहुत कहीं पर कम हो जाएगा, कम तो नहीं कह सकते, बट हाँ इसमें एक चीज यह है कि बचपन से लेकर के आपने हर सब्जेक्ट पढ़ा है। जैसे स्कूल्स में, कॉलेज में तो ठीक है आपने का पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया होगा, कोई आर्ट स्ट्रीम का हो गया, कोई साइंस स्ट्रीम का हो गया, लेकिन जैसे एग्जाम्पल टेंथ में तो मेरे ख्याल से सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, पॉलिटी भी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी भी पढ़ी होगी, साइंस भी पढ़ी होगी, सब कुछ पढ़ा होगा, और वही अल्टीमेटली हमारा प्रैक्टिकल चीजें भी अब उसमें जुड़ जाती हैं। पहले सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो पढ़ा, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी जो उसमें जुड़ जाता है। भाई साहब नींद आ रही है क्या? हैं? चलिए, पहले दिन से नींद आएगी तो ये जोश तो ठीक नहीं है, बट एनीवे ठीक है पहले दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यहां पर यदि हम बात करें तो जो हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक 150 मार्क्स का और दूसरा आपका 100 मार्क्स का। ये जो पेपर है जनरल स्टडीज सी सेट जिसे कहा जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और इसमें 1/3 यानी कि 0.33 33% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहले ये पेपर चेक होता है, उसके बाद ये वाला चेक होता है, और ये वाला चेक होता है तो वही मैंने आपको बताया कि 15 टाइम्स रिजल्ट बनता है, वही अल्टीमेटली कट ऑफ पहले से डिसाइड नहीं होता है, वो पेपर का स्टैंडर्ड क्या है और प्लस इसके साथ साथ उस वही अल्टीमेटली स्टैंडर्ड ही डिटरमाइन करता है कि उसका कट ऑफ क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उसके आधार पर 15 टाइम्स रिजल्ट निकल करके आ जाता है और वो मेंस में पहुंचते हैं। मेंस की यदि हम बात करें पर्टिकुलर यूपीपीसीएस की, और ऐसा ही लगभग आपका यूपीएससी में भी होता है। जनरल हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का, यूपीएससी में इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर इसके मार्क्स काउंट होते हैं। तो ये 150 मार्क्स का होता है, ऐसे 150 मार्क्स का, ये सब सारे मार्क्स काउंट होते हैं। और इसके अलावा जनरल स्टडीज के इसमें टोटल कितने पेपर हो जाते हैं? 6 और 2 8 पेपर होते हैं इसमें पूरे ओवरऑल। यूपीएससी में बात करें तो टोटल 9 पेपर होते हैं। एक और पेपर होता है, वो जैसे यहां पर जनरल हिंदी है वैसे जनरल इंग्लिश कंपलसरी होता है, हिंदी कंपलसरी नहीं होता है। कोई तमिल का है तो तमिल उसके लिए हो सकता है, कोई गुजरात का है तो गुजराती उसके हो सकता है, वो ऑप्ट कर सकता है, वो उसके ऊपर है कि मुझे कोई लैंग्वेज का पेपर देना है। इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी होता है। तो हिंदी और इंग्लिश यूपीएससी में सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, उनके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन यूपी में हिंदी के मार्क्स भी काउंट होते हैं। ऐसे 150 मार्क्स का जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3, इस प्रकार जनरल स्टडीज के टोटल 6 पेपर होते हैं। अब यदि इनको मैं डिकेट करूं, ओवरव्यू दूं यहां पर, तो यहां पर जनरल स्टडीज जो पेपर 1 है, जनरल स्टडीज पेपर 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर यानी कि इतिहास, कला और संस्कृति और प्लस समाज भी इसमें जुड़ जाता है, सोसाइटी जो नॉर्मली सोशियोलॉजी जिसे कहा जाता है। तो ये ओवरऑल होता है। अच्छा, एक और चीज कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि यूपीएससी में सब कुछ पढ़ना होता है और सब कुछ पढ़ करके हमसे सबका नॉलेज हो जाता है। सबका नॉलेज गहराई से नहीं होता है। जनरल स्टडी, जनरल का मतलब सामान्य, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट में डिफरेंस होता है। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट में डिफरेंस होता है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बट क्या आपको केमिस्ट बनना है? केमिस्ट तो नहीं बनना है। आप जिले के डीएम बन रहे हैं, और डीएम का मतलब क्या होता है? जितनी भी यूपी गवर्नमेंट, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी मंत्रालय होते हैं, उन सब का हेड जिले में डीएम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सभी मंत्रालयों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए अलग से, यदि एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है। यदि हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें भी आपका जो है हेल्थ ऑफिसर होता है। इसका मतलब कि उस डीएम को सलाह देने के लिए हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज हर फील्ड का उसे होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है जनरल। आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनाया जाता, आपको जर्नलिस्ट बनाया जाता है। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी, प्लस जो सेकेंड पेपर है आपका इसमें, वो जीएस पेपर 2 की यदि हम बात करें तो उसमें पॉलिटी है, राजव्यवस्था जिसे कहा जाता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध, पाकिस्तान के साथ कैसा है, मालदीव के साथ अभी जैसे संबंध बिगड़े हैं, कुछ पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, उनका रोल क्या होगा, वो सारी चीजें। प्लस इसके साथ साथ जनरल स्टडीज
पेपर थर्ड, जनरल स्टडीज पेपर थर्ड जो है इसमें आपका यदि हम बात करें तो साइंस है, साइंस के साथ साथ जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, वो आपका थर्ड पेपर में जुड़ जाता है। जनरल स्टडीज पेपर फोर्थ की बात करें, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहा जाता है कि आपने, लोग कहते हैं कि हम कभी नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको भी पढ़ा हुआ होता है। ये एथिक्स नाम का सब्जेक्ट आपने कभी बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। किसमें पढ़ा है? वो बुक होगी, लेकिन कॉलेज में पढ़ा है आपने कभी? स्कूल में पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा, लेकिन सब कुछ पढ़ा है। उसके अंदर का जो कंटेंट है वो सब कुछ पढ़ा है। एक्चुअली ये मिश्रण है। मिश्रण किसका है? लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस साइकोलॉजी, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान, और प्लस इसके अलावा एक और कौन सी? सोशियोलॉजी, यानी कि जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो ये मिश्रण है उसी का। अल्टीमेटली बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब पढ़ेंगे तो और इसको एंजॉय करोगे आप लोग। और प्लस इसके अलावा ये जो दो पेपर हैं, ये दो पेपर बेसिकली आपके जनरल स्टडीज पेपर 5 और जनरल स्टडीज पेपर 6, ये यूपी स्पेशल के पेपर है। यूपी स्पेशल इन द सेंस यूपी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इन सब के बारे में अल्टीमेट नॉलेज है। जो आपने यहां तक पढ़ा है, अल्टीमेटली यूपी स्पेशल के बारे में आप ये 200 मार्क्स के दो पेपर यहां पे आपके हो जाते हैं। और ये टोटल आपका हो गया कितने? 1500 मार्क्स का, और इसके बाद 100 मार्क्स का अल्टीमेटली जुड़ जाएंगे इसमें, और ये 1600 मार्क्स के आप अल्टीमेटली रिजल्ट आपका बनेगा। तो ये एक सिलेबस है। सिलेबस आपको मिल जाएगा एकेडमी की तरफ से, मिल जाएगा। ये प्री का सिलेबस है, नहीं आई थिंक कि हाँ, ये हाँ प्री का सिलेबस है ये। और इसके अलावा जीएस पेपर 2, हाँ सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2, और इसके अलावा मेंस का ये एकेडमी की तरफ से मिल जाएगा, ऑफिस से आपको सब प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके बारे में अलग अलग जो टीचर हैं, अलग अलग जो फैकल्टी हैं, ओवरऑल सिलेबस, जैसे पॉलिटी के बारे में मैं खुद पढ़ाऊंगा, आपकी कल से शुरू क्लासेस होंगी, तो उसका सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा। सर हैं इतिहास के, तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार सेम आपकी फैकल्टी जो है, जैसे बताया रोहित जी ने बताया ही कि हम लोग क्रम से आएंगे, जो जिसका सब्जेक्ट है फैकल्टीज का वो पढ़ा करके अपने यहां से चली जाएंगे। हाँ इतना जरूर है कि जितनी भी फैकल्टीज है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप लोगों के लिए बहुत बेहतर असर है। इन लोगों को मैंने पढ़ाया है, कई बार मैंने डांटा भी है इस चीज के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहां पढ़ाने के लिए आए हैं, सिर्फ यहां पढ़ाने के लिए, हमारे पास कोई काम नहीं होता है। जितना यूज आप लोग कर सकते हैं, जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज करिए। 24 आवर यदि आप कहेंगे तो हम यहीं पर रहेंगे, हमारे अलावा मैंने बताया कोई काम नहीं है। यहीं खाएंगे, यहां खाते भी थे हम, बैठे भी रहते थे, हमारा कोई यहाँ पर घर नहीं है, कि कोई परिवार नहीं कि हमें जाना है वहां पर, या कोई हमारे काम भी नहीं है हमारे पास। जितना यूज फैकल्टी का कर सकते हैं उतना यूज कीजिए। अपनी अल्टीमेटली हमारा टीचर है, हम टीचर हैं, और टीचर का करियर भी किस पर डिपेंडेंट है? आप पर। लेकिन आपका करियर भी डिपेंडेंट है किस पर? टीचर पर। तो जितना एकेडमी में सारी फैसिलिटीज है, 24/7 लाइब्रेरीज ओपन है। हालांकि अभी इनिशियल फेज है, तो थोड़ा सा कई बार सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण आप लोगों को रात में कह दिया जाता है, बट होपफुली पॉसिबल होगा तो ये 24/7 रात में भी ओपन रहेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको भी सेंसिबल होना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम क्लास में बात करेंगे। मैं नदीम सर से चाहूंगा कि ये आपको वो चीज प्रोवाइड करें, ये तो बेसिक जानकारी है, लेकिन इसको आप कवर कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो नदीम सर डिस्कस करेंगे। एक बार सर के लिए तालियां। मोस्ट वेलकम सर। इसको मेरी आवाज थोड़ी स्लो है, इसलिए माइक की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो मैं अभिषेक सर को धन्यवाद दे रहा हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि जिस चीज को इन्होंने शुरू किया है ना, वो आजमगढ़ के लिए नहीं, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अमृत के समान। मैं सिलेबस क्या है वो सब कुछ तो सर ने बता दिया, कितने मार्क्स आएंगे, क्या चीजें, लेकिन कुछ ऐसी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा जो थोड़ा सा और भी अलग होगी और आपको और भी समझ में आएगा। यहाँ मैं दिल्ली में रहता भी हूँ, दिल्ली से मैं आया भी हूँ। दिल्ली के कई इस कंट्री के कई प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पढ़ाया है,
10+ ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज़्यादा हो गए। और मैं कभी किसी विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर भी रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने 2 साल एज ए गेस्ट लेक्चरर हिस्ट्री पढ़ाया है। तो दिल्ली में काफ़ी टाइम से मैं हूँ और वहाँ पर आप समझ लीजिए कि मैं निर्माण IAS में ऑप्शनल हिस्ट्री और जनरल स्टडीज़ की फैकल्टी हुआ करता था। GS वर्ल्ड और ध्येय IAS से मेरी कनेक्टिविटी रही। अनअकैडमी और स्टडी IQ IAS में भी मैंने अध्यापन किया हुआ है। मीन्स क्या है, ये इसलिए आपको बताया कि ये कोई बच्चा ना समझे कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें सारी फैकल्टी दिल्ली से आ रही और ये पूरा कोर IAS का मैनेजमेंट है। मीन्स क्या है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आजमगढ़ में चल जरूर रहा है, लेकिन इसका पूरा जो डायरेक्शन है वो दिल्ली से हो रहा है। हमारे श्रद्धेय अमित सर हैं जो यहाँ के पूरी चीज़ों को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं दिल्ली में रहा भी हूँ, पढ़ा भी हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, गार्जियन हैं जो दिल्ली जाके पढ़ना चाहते हैं पर वो कैपेबल नहीं है। दिल्ली का खर्च बहुत ज़्यादा है। 1 साल का सर कुछ नहीं तो 10 लाख खर्च पड़ता है बच्चों का, इतना ज़्यादा कॉस्टली है। अभिषेक सर स्वयं दिल्ली में रहे हैं, वहाँ से अध्ययन किया है। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए तो ये पॉसिबल है ही नहीं। भारत का कोई ऐसा गार्जियन नहीं होगा जो बच्चों को IAS ना बनाना चाहता, लेकिन परेशानी ये है कि वो कहीं ना कहीं से बहुत से गार्जियन कैपेबल नहीं है। तो इस संस्था का होना, मैं शुरू में जिस दिन आया था, मैं आने के बाद दंग रह गया, क्योंकि जो दिल्ली के मुखर्जी नगर और करोल बाग में जो फैसिलिटीज़ मैंने देखी, जो स्मार्ट क्लास जिसको अब कहा जा रहा है, वो सारी विशेषताएं, सारी चीज़ें सर ने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। तो आने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने अभिषेक सर से ये बात कही थी कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करोल बाग में बैठा हूँ। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको यकीन तब होगा जब आप सिलेक्शन पा लेंगे, और पाने के बाद आप उन बच्चों से बैठेंगे, उनके साथ बैठेंगे जो बाहर रह के जिन्होंने पढ़ाई की। तो ये चीज़ जो है समझ लीजिए कि अप्रिशिएट करने के लायक है। और रही बात इस एग्ज़ाम के बारे में, तो ये इंस्टीट्यूट UPSC के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्रिपरेशन का जो लेवल होगा आपका तैयारी का, वो IAS का होगा। और IAS का पूरा सिलेबस आपका UPPSC का सिलेबस हो चुका है। मतलब क्या है कि जिस बच्चे की तैयारी का लेवल UPSC का होगा वही UPPSC क्वालिफाई करेगा। क्योंकि आपकी फाइट UPPSC वालों से नहीं है, आपकी फाइट दिल्ली के उन बच्चों से है जो क्रीमेस्ट है और जो IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब बताइए, उस लेवल पर जो बच्चा जा चुका है उसको फाइट एक UPPSC का डेडिकेटेड लड़का तो कभी हो ही नहीं पाएगा सिलेक्शन। और आइए प्लीज, एक चीज और मैं बता रहा था कि अब ट्रेडिशनल जो अंदाज है ना पढ़ाई का, पहले क्या होता था कि बहुत ट्रेडिशनली लोग इलाहाबाद में तैयारी करते थे। PCS का केंद्र तो था ही इलाहाबाद, बहुत टाइम से बना हुआ है। कभी किसी जमाने में IAS की फैक्ट्री हुआ करती थी इलाहाबाद। तो जो ट्रेंड था वहां का वो पुराना था सर। मीन्स PCS के लिए वो पुरानी ग्रंथ तमाम चीजें पढ़ा करते थे। लेकिन अब क्या है, वो पूरा ट्रेडिशन ही चेंज हो गया। अब जब आयोग आपका कमीशन UPSC को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पढ़ाई का लेवल बिल्कुल वहीं जाएगा। जो भी टीचर आएंगे वो उसी लेवल पे आपसे टॉक करेंगे, चाहे आपका जो ध्येय हो वो UPSC हो या UPPSC हो। तो उस लेवल पर यहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे 5 दिनों से मौजूद हूँ और ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दिल्ली के लेवल में और यहाँ के लेवल में किसी तरह का अंतर नहीं है। और जब आप क्लासेस करेंगे तो इस चीज़ का आपको यकीन भी हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
यहाँ पर जो लेवल रखा गया है वो फाउंडेशन क्लासेस जब चलाई जाएंगी तो वो प्री कम मेंस का लेवल होगा। कैसा लेवल होगा? प्री कम मेंस का। मतलब ये है ना कि देखिए पीटी का अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक बड़ा भ्रम है सर। हम तो बहुत टाइम हो गया इस फील्ड में, 10 साल से ज्यादा, 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो मैं ये चीज कह रहा था कि एक बहुत बड़ा भ्रम क्या है कि पहले पीटी फिर मेंस फिर नहीं, सब कुछ एक साथ। अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रही है, एक चीज और बताएं आपसे, मैं ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल मैंने काम किया, विद इन अन अकेडमी में मैं था और स्टडी IQIS, ये पूरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन में ठीक है, जिसके पास मजबूरी है उसके लिए ऑनलाइन ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑफलाइन का अपना एक अलग महत्व है। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन जो हकीकत है, जो सत्य है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फर्क है? फर्क ये है कि ऑफलाइन का बच्चा टीचर के सामने होता है। इस एग्जाम में जो सबसे अहम चीज है वो करेज। जो करेज है ना, जो डर है, वो ऑफलाइन में निकल जाता है। ऑनलाइन में मजबूरी है, मैं मानता हूं। तो ये एक बहुत माइन्यूट अंतर है ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच। यहां अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हर स्टूडेंट पे हमारी नजर होती है। यही नहीं, हम आपकी फेस रीडिंग भी कर रहे हैं, कहां से प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं सोच रहे हैं, कहीं गुम हो गए, वो भी हम देख रहे हैं। आप क्या लिख रहे हैं, आपकी आंसर राइटिंग क्या है, आप एलिजिबल बन पा रहे हैं कि नहीं, वो सब कुछ हम आपके सामने देख रहे हैं। तो ये फर्क है। ऑनलाइन में हजारों स्टूडेंट जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जिनकी बातें, लेकिन यहाँ अभिषेक सर ने कुछ चीजें और रखी जो बहुत यूनिक है, जो बाकी जगहों पे नहीं है। ये चीज अनअकैडमी में भी नहीं है, स्टडी IQIS में भी नहीं है। क्या नहीं है? PW में भी नहीं है। क्या नहीं है? वहां पे हजारों की तादाद में बच्चे स्क्रीन पर लिख रहे हैं, सर हाउ आर यू, या फिर सर ये दिक्कत है, ये चीज हमें बता दीजिए। हमारी नजर सब पे नहीं जा सकती, बट सर ने कहा कि सर हम 40 बच्चों के लिमिटेशन रख रहे हैं। किस लिए रख रहे हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन 1 by 1, है ना। हम आपका सिलेक्शन कराना मेन सर का उद्देश्य। तो ये चीज तो मैंने कहीं नहीं देखी, क्योंकि बाकी जगहों पर तो प्रोफेशनलिज्म है। हम ही से बोला जाता है कि सर प्लीज कंप्लीट योर सिलेबस इमीडिएटली, दिस इज नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, डू द नीडफुल, नथिंग एल्स। आप सिलेबस पढ़ाइए, कंप्लीट करिए, जल्दी से जाइए। हम के सर स्टूडेंट का क्या, सर वो ठीक है हम देख लेंगे, ये चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि 1 by 1। और मैं ऑलरेडी 5 दिन से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक क्रैश कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, तो उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो उसमें भी वही चीज है कि आप मेरी नजर के सामने हैं। नाम क्रैश कोर्स का है, लेकिन यह है कि वो सारे फंडामेंटल्स भी हम बता ही रहे हैं कि आप कहीं से कमजोर ना हो। और फाउंडेशन बैच का मतलब है कि उसमें कंप्लीट प्री कम मेंस के बेसिस पे आपको 1 by 1, लाइन बाय लाइन चीजें जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएं। तो ये तो चीज दिल्ली में भी नहीं है। वहां 500 बच्चे बैठते हैं, और बहुत से तो बच्चे ऐसे हैं जो टीचर को कभी फ्रंट से देख नहीं पाते। किस में देखेंगे आप? स्क्रीन में। 1000 बच्चे, 800 बच्चों की बैचेस होती हैं वहां पे, तो कोई बच्चा कैसे टीचर से मिल पाएगा? स्क्रीन पे ही टीचर के दर्शन होते। यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम आपके सामने, तो यहाँ जो भी फैकल्टी हैं, नीरज सर हैं, चाहे मैं हूं, चाहे बाकी जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं बाहर, उनको अंदाजा है कि वहां पर वो मौका नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से बच्चे अपने क्वेश्चन आंसर्स दिखाने आते हैं 1 by 1 करके। जहां 500 बच्चा बैठा है, कितने बच्चों के आंसर्स में देख लूंगा, लेकिन 40 बच्चों में मुझे अंदाजा है कि मैं कुछ नहीं तो 10-15 बच्चों को तो डेली देख ही लूंगा। तो ये जो फाउंडेशन है शिव आराध्या IAS, यकीन मानिए ये एक अमृत है यहाँ के बच्चों के लिए। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो दिल्ली और को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लखनऊ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये लाजवाब है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी एक्सपर्ट यहाँ पे आएंगे वो सब के सब अपने अपने फील्ड के मजे हुए लोग आएंगे।
तो मैं सारे बच्चों से ये गुजारिश करूंगा, अच्छा मेरा सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास विषय जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं। आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री लोग लेते हैं। जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे सर, तो वो आईआईटी का ज़माना था, और आईआईटी कानपुर के बच्चे 110 में हमेशा आईएएस में टॉप लिस्ट में वही होते थे। तो उस टाइम कानपुर आईआईटी के बच्चे ऑप्शनल, उस टाइम ऑप्शनल में इस सब्जेक्ट 2 होते थे, प्रीलिम में भी और मेंस में भी। तो उस टाइम हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्शनल इंजीनियर्स लेकर एग्जाम क्वालिफाई करते थे, वो भी टॉप में जाते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो इतिहास एक कहानी है। बचपन में आपने जो कहानियां सुनी होंगी वो आज तक आपको याद होंगी। तो अगर हिस्ट्री को उस तरीके से पढ़ा जाए तो हिस्ट्री कभी भुलाई ही नहीं जा सकती। एक स्टोरी फॉर्मेट में, एक कहानी की तरह आपको कुछ भी रटना ही नहीं, रटने जैसी चीज ही नहीं। एक चीज मैं आपसे बता रहा था कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि भाई ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं। मैं किसी के बारे में किसी को डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज बोलूंगा बेटा, प्रॉब्लम क्या आ रही है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया पर क्वेश्चन तो हमें समझ में नहीं आ रहा, या क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। ऐसा बहुत से बच्चों ने कहा। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जो पढ़ा रहे हैं, एक लेवल होता है यूपीएससी का, और उस लेवल पर आपसे टॉक नहीं होगी। जैसे सपोज ऐसा ब्लैंक करेंगे जरा इसको, जैसे मान लीजिए कि ये कोई तालाब है, ये कोई बड़ा सा टैंक है, ठीक है। एक बहुत कॉमन सी चीज आपको बता रहा हूं। जो टीचर्स, मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है या बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ पे तैर रहे हो। नहीं भाई, यूपीएससी में लिखा है साफ उसके सिलेबस में कि सतही ज्ञान का हमारे पास कोई जरूरत नहीं। सतही ज्ञान वाले बच्चे प्लीज, सतही नॉलेज समझ रहे हैं ना, सरफेस लेवल पे। प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन कोई भी चला रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, वो फैक्ट बच्चों को पढ़ा रहा है, ऊपर से चीजों को पढ़। मैंने पहले ही कह दिया कि पीटी मेंस अलग है नहीं, दोनों की तैयारी एक साथ ही होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल जाएगा कहां से। अगर आपने पूरी कहानी पढ़ ली है तो क्वेश्चन कोई कहां से करेगा। प्रॉब्लम यह है कि आपने वो चीज नहीं पढ़ी, तो इस लेवल पर कोई टीचर आके पढ़ा रहा है, और यूपीएससी या यूपीपीएससी में लेवल यहां से पकड़ा जा रहा है। अब बताइए पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सब आपके ऊपर चला जाए। तो तैयारी जो होगी वो बिल्कुल बॉटम लेवल पे जाके, यानी कोई भी विषय अपना अगर पढ़ा रहा है तो आपको इस सरफेस तक ले ही जाएगा। और वैसे भी मोती जो है समुद्र की गहराइयों में ही पाया जाता है। डिपेंड करता है, एक वनडे में तैयारी बच्चा कर रहा है और वही बच्चा बैठ गया यूपीएससी में या यूपीपीएससी में, उसके लिए मुश्किल है। पीटी तो निकल सकता है पर मेंस नहीं निकलेगा, और जिसका मेंस नहीं होगा वो इंटरव्यू में कभी फाइनलाइज हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जानते हैं गांव में प्रतिभाएं बहुत है। मैं एक बार इंटरव्यू ले रहा था सर, और मॉक इंटरव्यू होता है, जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपका मॉक होगा। तो इलाहाबाद में आया हुआ था विजिट पे दिल्ली से, और वहाँ गांव के बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया था यूपीपीएससी, तो उनका मॉक चल रहा था। तो उसमें पैनल बना हुआ था, हम बैठे हुए थे। तो एक लड़का आया, और आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ एज ए फ्रेंड, और चूंकि गेट भी ट्रांसपेरेंट लगा हुआ था, दिख नहीं रहा था वो शीशे का, वो आते ही दरवाजे से धड़ाक से लड़ा। सोचिए क्वालिफाई द मेंस, वो इंटरव्यू के लिए आया था, दरवाजे से लड़ गया। फिर उसके बाद जब कुर्सी पे बैठने को आया तो कुर्सी को मारा, पैर से धड़ाक से कुर्सी उधर चली गई। बड़ा अजीबोगरीब घटना थी, ये तरह का तो मैंने हमने कभी देखा नहीं था। फाइनल उसका इंटरव्यू हुआ। जब इंटरव्यू होने के बाद यकीन मानिए, हम इंटरव्यू के बाद फिर बुलाया जाता है बताने के लिए कि आपने कमियां कहाँ कहाँ रही। तो उसको बुलाया गया, तो मैंने उससे कहा कि भाई एक बात बताओ, पहली चीज की तुम दरवाजे से लड़े, दूसरी चीज तुमने कुर्सी पर पैर मार दिया यार, तो ये तो मैनर नहीं है। कहा सर एनर मैनर हमको नहीं आता। हमने कहा अच्छा कहाँ रहते हो भाई? कहा सर हम गांव में रहते हैं, एकदम चट्टी पर।
हम प्राथमिक के शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, चट्टी पे चाय पीते हैं, वहां राजनीति होती है, शाम तक बकैती करते हैं। वो तो हमारा निकल गया तो हम आ गए। तो कहा भाई एक काम करो, तुम जो भी हो, लेकिन ये 2 काम नहीं करोगे। एंट्री करना तो पूछ के जाना, मैं आई कम इन सर, दरवाजा अच्छे से खोलना भाई, कुर्सी पे आराम से बैठना, ये 2 काम मत करना, हम गारंटी लेते हैं तुम्हारे सिलेक्शन की। और वो बच्चा, रिजल्ट आया सर, फाइनली एसडीएम हुआ था, वो सेलेक्ट हुआ था। तो उसका देखकर मैं कहने का मतलब है कि जब गांव में एकदम से इंटीरियर गांव का बच्चा एसडीएम हो सकता है, तो व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं? और आप तो आजमगढ़ शहर से बिलोंग करते हैं, ये भी एक ऐतिहासिक शहर है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक चीज और बताऊं, मैं तो सर से पहले ही बोला था, अभिषेक सर से, कि मेरा थोड़ा सा मोटिवेशनल ज्यादा रहेगा, आपसे टॉक करेंगे, क्योंकि सिलेबस आप समझा दीजिएगा बच्चों को। एक चीज और प्रॉब्लम है, बच्चों का ये कहना है कि सर आजमगढ़ में तो माहौल ही नहीं है, आजमगढ़ में, बनारस में कहाँ माहौल है, माहौल तो दिल्ली में, क्लाइमेट तो दिल्ली में, वहीं के बच्चे सक्सेस हो रहे हैं। ना बेटा, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। हॉस्टल में जब हम लोग रहते थे, तो उस हॉस्टल में रिजल्ट एक समय के बाद रुक गया, और ये आलम हो गया कि लोग कहने लगे कि इस हॉस्टल में वास्तु दोष पैदा हो गया है। सब लोग कान खड़े, भाई कैरियर का सवाल है, सब परेशान थे कि वास्तु दोष मतलब अब किसी का सिलेक्शन नहीं होना है यहाँ पे, कुछ ऐसी बात है। तो वहां पे बहुत से लोग छोड़ के चले भी गए वास्तु दोष के कारण, कि लग रहा है कैरियर डूब जाएगा हमारा, किसी का हो नहीं रहा है। उसी साल जो है एक रिजल्ट आया जिसमें लड़का डिप्टी कमिश्नर हुआ, और पूरे हॉस्टल में भीड़ लगी पड़ी है। भीड़ में यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि यार इसमें फला नाम का कोई लड़का रहता है कि डिप्टी कमिश्नर तो यहीं से हुआ, एड्रेस दिखा रहा है यहीं से। उसके बाद पता चला कि वो लड़का उसी हॉस्टल में रहता था। वो लड़का मुझसे मिला, तो मैंने कहा कि यहाँ तो वास्तु दोष बताया जा रहा था, आपने कैसे कर दिया? मेन चीज जरा सुनिएगा, आप कैसे डिप्टी कमिश्नर बन गए? तो उसने कहा सर कि मैं, इस पूरे हॉस्टल का माहौल खराब था, यहाँ रियली में कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि दिन हो रात हो, वहां पे बिल्कुल किसी भी समय दरवाजा नॉक होता था, गांव की भाषा में, और सर क्या चल रहा है, चाय पीने चलेंगे, यही था। कहा सर मैंने किसी से संबंध नहीं रखा, मैं इसी कमरे में रहता था, मेरा पड़ोसी भी मुझे नहीं जान पाया, और मैंने दिल्ली और इलाहाबाद का माहौल अपने कमरे में बना दिया, और आज मैं डिप्टी कमिश्नर हूं। तो माहौल बनाया जाता है, ये गलत बात है कि माहौल सिर्फ दिल्ली में होगा और माहौल सिर्फ इलाहाबाद में होगा। आप इस आजमगढ़ में अपने कमरे में आप सिविल सर्विसेज का माहौल पैदा कर सकते हैं। शर्त ये, इस संस्थान में आपको माहौल मिलेगा। मैं आया तो मैंने देखा यहाँ लाइब्रेरी है, बहुत जगह पर ये सुविधा है ही नहीं। ये सुविधा मैंने दिल्ली में भी बहुत कम देखी है, किसी संस्थान में लाइब्रेरी तो नहीं देखी, पर वो 24/7 में आपको हर समय लाइब्रेरी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस आदमी के हाथों में, जिस शख्सियत के हाथों में यहाँ की बागडोर है, ही इज ऑल्सो वेल क्वालिफाइड। सर हमारे खुद भी प्रशासन से जुड़े रहे, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इतना काबिल व्यक्ति अपने हाथों में लेकर लीड चल रहा है। और जो सर की बेचैनी मैंने देखी कि सर मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ सिलेक्शन हो, ठीक है, सर ने कहीं से बिजनेस वर्ड का यूज ही नहीं किया, तो मैं तो समझता हूं कि रिजल्ट तो होगा ही होगा यहां से, आप देखिएगा, और रिजल्ट आप ही में से होगा। और एक मुझे बड़ी खूबसूरत सी लाइन याद आ रही है सर कवि दुष्यंत की, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये मैं चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं कि 500 और 1000 बच्चे बैठे हमारी क्लासेस में, मैं कहता हूं कि 30 से 40 क्रीम बच्चे बैठे जिनका सिलेक्शन फाइनल हो जाए, क्लीन स्विप हो जाए। ऐसा भी होता था हॉस्टल्स में सर। कई बार इलाहाबाद में एक हॉस्टल था एन झा, बहुत फेमस था, बहुत पुराने टाइम की बात है। ऐसा भी टाइम हुआ है कि उस एन झा हॉस्टल की पूरी बच्चे ही चले गए मसूरी ट्रेनिंग के। अब आप बताइए तो ऐसा कुछ है नहीं।
जितनी प्रतिभाएं यहाँ पे हैं, इस इलाके में, इस एरिया में, बस ये है कि उसको एक नई दिशा देना है, उसे पॉलिश करना है। और उसी के लिए सर ने हम लोगों को दिल्ली से बुलाया हुआ है कि आप आइए, आप आने के बाद बच्चों को पढ़ाइए। जो यही नहीं, सर ने ये भी कहा है कि आप बिल्कुल इन्हें 0 लेवल से पढ़ाइए और जितना भी समय लगता है आप दीजिए। कोशिश बस ये है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए और कुछ मुश्किल नहीं है। मैं उसी जगह से आया हूँ, करोल बाग से आया हूँ। अभी कुछ महीने पहले, मतलब कुछ दिन पहले मैं करोल बाग में था। मैंने कंटिन्यूअस वहाँ क्लासेस ली। वहाँ पर मैंने इशिता किशोरी को देखा जो इस बार के IAS टॉपर हैं। लगातार 10 टॉपरों को मैंने एक साथ देखा। आपसे भी सिंपल और प्यारे बच्चे, कम उम्र के बच्चे वहाँ IAS बन रहे हैं। रीजन क्या है? मैंने बताया ना कि भाई शिक्षक हैं, सुविधाएं हैं, संसाधन है, वो उनको मोल्ड कर रही। एकदम सामान्य बच्चे आपकी तरह से। लेकिन ना बेटा, सब कुछ इंसान की सोच पे होता है। एक बादशाह थे सर, उनका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये इजिप्ट के बादशाह थे। मैं थोड़ी सी एक, चूंकि हिस्ट्री का टीचर हूं तो हिस्ट्री का एथिक्स तो आएगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सीरिया जो है ना, सीरिया का प्राचीन नाम मुल्क शाम हुआ करता था। तो सीरिया में लड़ाई चल रही थी और उनकी जो आर्मी थी वो सीरिया, जहाज पानी का चलता था उस टाइम, तो जहाज से जा रहे थे। शाम का टाइम था और डेक पर जहाज के कुछ सैनिक खड़े थे और सैनिकों में बातचीत हो रही थी कि मरवा दिया इस राजा ने, हमें ले जा रहा है 7 समंदर पार, पता नहीं बच के आएंगे कि नहीं। उसने बोला, अरे हमारी तो अभी भी शादी हुई है, हमारा छोटा बच्चा है, हमको भी वापस आना है। भाई होगा क्या, ये तो बड़ा बेवकूफ बादशाह है, किंग है, ये तो मरवाएगा। अच्छा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जो बादशाह थे वो ऊपर से सुन रहे थे और सुनने के बाद सैनिकों ने कहा कि भाई प्लान पहले ही हो जाए। हम क्या करेंगे, जहाजों को अरेंज कर देंगे, जहाजों की रस्सियां ढीली बांधेंगे और जैसे ही हम हारेंगे दौड़ के जहाज पे भागेंगे और खोल के निकल लेंगे, इसको छोड़ देंगे यहीं पे मरने के लिए। अब बादशाह ने सुना तो मूड जो है पूरी तरह चेहरा उतर गया। अल्टीमेट मीटिंग बुलाएगी। उस टाइम भाई 20-20, 30-30, 50-50 जहाजें एक साथ चला करती थी समुद्र में। मीटिंग बुलाई गई, सारे ऑफिसर्स बैठे हैं और बादशाह ने कहा कि, राजा ने कहा कि हम जंग हार चुके हैं। जितने ऑफिसर्स बैठे थे सारे लोग खामोश थे। हम जंग हार चुके हैं, आप लोग सोच लीजिए। तो उसमें एक अधिकारी खड़ा होकर बोला कि सर माफी चाहूंगा, जंग तो अभी हुई नहीं। कहा तुम बेवकूफ हो, तुम नंबर 1 के बेवकूफ हो इन सारे लोगों में। फिर उसके बाद खैर सीरिया सेना पहुंच गई और पहुंचने के बाद जहाजों को उसी तरह से अरेंज कर दिया गया, लाइन से सैनिकों ने बांध दिया और पूरा प्लान था कि बस उसके बाद ये सब बादशाह अपनी आंखों से देख रहे थे। देखने के बाद वो सैनिकों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम तो यहाँ पे इसलिए आए हैं कि यहाँ तो जीतेंगे या युद्ध में मारे जाएंगे, हम खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। आप किस लिए आए मुझे नहीं पता, लेकिन अब जरा सुनिए। उन्हीं सैनिकों को बुलाया, कहा यहाँ आओ। आने के बाद बोला कि देखो ये जहाजें किसकी हैं, तुम बताओ, जो लाइन से तुमने सजा दी हैं। बोला सब आपकी हैं, आप तो बादशाह हैं। कहा कि इनको आग लगा दो, फूंक दो यहीं पर, एकदम जलाकर खाक कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए। और सारे सैनिकों के आंखों के सामने उनके अरमान जल के धुआं हो गए, सब समंदर में जहाज बह गए। अब बादशाह ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि सुनो, मैं तो या तो जीत के जाऊंगा या फिर मर के जाऊंगा, मेरे पास तो यही है। तुम कैसे जाओगे, क्योंकि मौत पीछे भी है और मौत आगे भी है। तो तुम कैसे जाओगे, तुम अपना सोच लो। या तो जंग जीत लो और वापस जाओ या फिर काम खत्म है तुम्हारा। मेरी बात समझिएगा, जीत और हार का फैसला कभी युद्ध के मैदान में होता ही नहीं है। जीत और हार का फैसला इंसान के दिमाग में होता है, सब कुछ आपके दिमाग से। रात हो गई, उन्होंने कहा जाओ अब तुम्हारा जो करना है तुम करो। रात हो गई और रात के समय ये चुपके से उस टाइम बादशाह भी वेश बदल के निकला करते। वेश बदल के निकले तो देखा कि सारे जो कैंप लगे थे सब में चिराग जल रहे थे, कोई सोया ही नहीं था। रात भर तलवार घिसने की आवाज आ रही थी। तो ये गए एक कैंप में, धीरे से कान लगा के सुना तो सैनिक आपस में बात कर रहे हैं कि यार
मरवा तो दिया ही इसने। अब तो ये है कि कल का दिन अपना ही होना चाहिए भाइयों। कल तो जंग हम जीतेंगे, क्योंकि हमको वापस जाना है। कल तो हर हाल में जीतेंगे, चाहे जो हो जाए। ये बातें सुनने के बाद बादशाह ने फिर मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद कहा कि खुशी मनाइए, आप जश्न मनाइए, जंग तो हम जीत चुके। फिर वो बेवकूफ खड़ा हुआ, कहा सर फिर समझ में नहीं आया। कहा तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, इंसान जीतता भी यहां से और हारता भी यहां से। आप अगर सोच लेंगे कि मुझे कलर की ही बनना है तो आप कलर की बनेंगे। आप सोच लेंगे कि आपको कलेक्टर बनना, आप कलेक्टर। जहां चाह है वही राह है, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी सोच को बदलिए। हालांकि दुनिया में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी सोच बदल। अगर बनना है तो बनना है। ये इसमें चीजें फीड होनी चाहिए, तभी होगा। अगर दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है कि नहीं यार अब तो, एक होता है ना बच्चों के दिमाग में होता है कि जो मिले वही कर ले। नहीं बेटा, धारा के साथ तो दुनिया की हर चीज बह जाती है, लेकिन धारा के विपरीत जो चलते हैं उन्हीं को योद्धा कहा जाता है। शहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, दो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते। तो एक वीर ही जो है युद्ध क्षेत्र में गिरता है, बाकी तो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। तो गिरता कौन है कि नहीं? और एक मेंटलिटी ये भी है, सीनियरों से मिलेंगे, मैं पूरा व्यवहारिक बात आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल किताब से हटके। सीनियरों का ये आलम, इलाहाबाद का ये आलम है, इलाहाबाद का आज ये आलम है कि वहां पर सीनियर ये बताते हैं, पहले जाएंगे सीनियर के पास, पहले तो मठाधीश बहुत होते हैं, अभी बहुत मठाधीश, पूरा बाल बड़ा बड़ा, दाढ़ी बड़ा हुए, बोरा ओढ़े हुए बैठे हुए, दरवाजा खट 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 दरवाजा। अब कोई पिताजी बच्चे को लेके गए हैं, अब बच्चा हाँ अंदर आइए, एकदम जो पुरानी हॉरर फिल्में जैसे चलती है वैसा सीन हो गया। सर नहीं, हम लोग जब पढ़ते थे हमारे सीनियर कहते अबे आईएएस बनने, आंख में कीचड़ लगा क्या, स्मार्ट बनिए। आजकल आईएएस कैसे दिखते, टीना डॉबी को देखा है आपने? वेरी स्मार्ट, एकदम से जैसे कोई मॉडल हो। स्मार्ट बनना है भाई, पढ़ने लिखने में, चलने फिरने में। बोरा ओढ़ के क्या होगा? बोरा ओढ़ने वालों को इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता। रियली बता रहे सर। अब क्या है, दरवाजा खुला, अब उसके बाद जो है सीनियर बैठे हुए, अब बोरा ओढ़ के चुपचाप बैठे। लड़का छोटा सा परेशान है, अभी नया नया आया, पिताजी वो है कहाँ महात्मा बैठे हुए हैं। अब जाने के बाद बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा बन, सर गेट से ही बाहर भगाते। हमारे एक सीनियर थे, आईएएस का पेपर दे रहे थे और उसके बाद पीटी देने के लिए जा रहे थे, ठीक है, और रात में सोए और वही सोए ही उठ के चले गए। वैसे ही कुर्ता पूरा उखड़ा हुआ, पूरा बाल बिखरा हुआ। तो गेटकीपर कॉलर पर कहा, हु आर यू, कौन हो तुम? तो बोले भाई हम आईएएस बनने के लिए। कहा भाई तुम आईएएस बनने के लिए, तुम्हारा चेहरा तो आईएएस की तरह लग नहीं रहा है। आके बोल रहे थे हमसे कि गेटकीपर ने हमारा कॉलर पकड़ा था। हमने कहा सर ऐसा गेटअप बना के जाएंगे यार, ये एलीट क्लास की सेवा है, शुरू से ही एलीट क्लास की सेवा रही। क्यों? इसमें अंग्रेज आते थे अपने जमाने में, आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विसेज। क्यों सर? तो वो बोरा उड़ के बैठे। लड़का तो देख के ही डर गया, करे बाप रे बाप, ई तो काम नहीं करना, ई क्या आईएएस बनने आया। अच्छा सुनो, वो मठाधीश जो बच्चों की कीमती जो करियर है उसको बर्बाद करते। कैसे बर्बाद होता है? इलाहाबाद में पिताजी लेके गए, अंदर चले आओ, एकदम हॉरर फिल्म की तरह से गया। जाने के बाद देखो ये दुनिया, पूरा लाइब्रेरी कमरे में। दिल्ली में एक भी बच्चे के घर जब कमरे में जाएंगे ना दिल्ली वालों के, तो उनके कमरों में सब कुछ नोट्स और कुछ किताबें होती, क्योंकि संस्थान उनको सब कुछ प्रोवाइड करा देते। लाइब्रेरी कहाँ होती? उन्होंने क्या दिखा कि देखो ये लाइब्रेरी है, पूरा लाइब्रेरी भरा पड़ा है एकदम किताब से। अब देखने के बाद ही वो पागल हो गए, करीब बाप रे ये सब पढ़ना है, वेद पुराण सब इसमें का सब पढ़ना है। अच्छा वैसे ही हाफ माइंड हो गए, आईएएस का मतलब तोप है। अरे बाप रे बाप, अरे आप देखिए ना 21 साल 22 साल की उम्र में बच्चे आईएएस पीसीएस, एकदम कम उम्र में। क्यों? क्योंकि उनको दिशा निर्देशन ऐसे दिया जा रहा है, ट्रेंड ऐसे किया जा रहा है। और बाकी जगह क्या हो रहा है मैं कह रहा हूं, उसके बाद वो बच्चा ऐसी। अब अगला सवाल, तो ये बताओ कि तुम किस लिए चले हो? तो सर हम आईएएस बनना चाहते तो थे, लेकिन हाँ लेकिन बोलो। देखो मेरा गाइड ये है कि पहले तुम बीएड कर लो। देखिए सर यही जीवन बर्बाद करने का तरीका यही सो रहा। अरे नो रिस्क नो गेन, नो गेन विदाउट गेन।
बिना रिस्क के कैसा गेम है सर? नो रिस्क, नो। आप आईएएस बनने आए हैं और आप क्या करने जा रहे हैं? बीएड। तुम पहले बीएड करो, नहीं तो जीवन तुम्हारा तबाह। वैसे मर गया वो खड़े खड़े। उसकी जो एनर्जी है वो यूपीएससी के लिए जा रही है और आप क्या करा रहे हैं उसको? बीएड। बीएड करो बेटा, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करो, पहले छोटा कोई निकाल लो। यार, जिस आदमी के अंदर जो मटेरियल है यूपीएससी का, आपने उसको कहां डाइवर्ट किया? बीएड करवा दी। और वो क्या करेगा? वो हजारों बच्चों की जिंदगी वहां तबाह करेगा। बीएड करने के बाद गलती से वो प्राथमिक का टीचर बन गया, खटिया बिछा के आराम से सो रहा। बच्चों जाओ गाड़ी साफ करो, गाड़ी को पानी से नहलाओ। तो जिंदगी ऐसे बच्चों की बर्बाद की जा रही। कौन कर रहा है? मठाधीश। 45 साल 40 साल 45 साल यूपीपीएससी की एज करवाई गई, पहले कम थी, 45 साल हो गई। हम कह रहे हैं उसको 60 साल कर दीजिए ताकि वहां से जिंदगी खत्म करके इंसान आए। क्या मतलब है यार 45 साल का? कौन एग्जाम देता? हमारे साथ के 2 बच्चे आईएएस हुए थे और उनसे पूछा गया कि आपने 2 साल में एग्जाम निकाल लिया। कहा सर, दुनिया का हर गेम बाउंड्री लाइन के अंदर होता है, पूरा जीवन थोड़े बर्बाद करना है। एक लाइन खींचिए कि हमको इतने साल में ये काम कर डालना है, उसके बाद बहुत से रास्ते। सितारों को छूने वाले हाथ कभी कीचड़ में धंसा नहीं करते, ये रियलिटी है। इस एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा लाखों और करोड़ों में अलग खड़ा होता है, ये सच्चाई। सर यहां बैठे हैं, इसके गवाह हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आईएएस की तैयारी करने वाले के लिए? नहीं बेटा, मैंने कहा ना कि यहां से चीजें होती हैं। कभी भी ऐसे लोगों से नहीं मिलना है जो नेगेटिव मानसिकता के, जो आपको अभी क्या है, अभी यहां आप गए एनर्जी लेके, कोई मिला और तुरंत बोलेगा कि अच्छा। बिहार के गांव में एक लड़का आईएएस होके आया था, वहां के उससे कहा, जो बूढ़े लोग नहीं थे, एक बूढ़ों ने कहा कि बेटा तुम बहुत पढ़े लिखे, लेकिन जानते हो थोड़ा सा मेहनत किए होते ना तो लेखपाल हो गए होते। अ मैन मेड बाय हिज मेजॉरिटी। इंसान अपनी संगत के अनुसार बनता है। तो बेटा इसमें अपने आप को बचाना, आपको क्या बनना है ये आपको तय करना है, ठीक है। और ये संस्थान बहुत नाइस है, यकीन मानिए। मैंने सर से कहा कि सर मैं एक फैकल्टी हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैंने पढ़ाया है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे फील हुआ कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं शायद यहाँ से वापस ना जाऊं। इसलिए कि जिस तरह की फैसिलिटी, जिस तरह की ऑनेस्टी आपने दिखाई है, बच्चों के करियर के लिए जितनी बेचैनी आपके अंदर है, रियलिटी में ये चीजें बाहर बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि बाहर जो है ना चीजें प्रोफेशनल ज्यादा, उसमें बिजनेस वर्ल्ड जुड़ गया है। तो यहाँ पे बेटा एक बहुत क्रीम समय है, बहुत क्रीम मौका है। इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए और अपने कैरियर को संवारिए। यही नहीं, आपके सराउंडिंग में जो बच्चे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जानने वाले, उन्हें आप बताइए कि शिवराध्या आईएएस में यूपीएससी और यूपीपीएससी की प्रिपरेशन ऑनेस्टली कराई जा रही। आप लोग एक बार आके देखिए, तो एडमिशन लेना और डिसीजन बनाना वो बात की बात, ठीक है। और बाकी ये है कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, जैसा कि सर ने बताया कि भाई हमारा जो पूरा वर्क है वो आपको पढ़ाना ही है, पढ़ाने के लिए उतनी दूर से आए और यहाँ रहना है, यहीं पे सारी चीजें हैं। तो हमारी सबसे अच्छी चीज है कि आपका टीचर भी आपके पास, कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी हर समय फोन से फिजिकली आपके लिए उपस्थित रहेंगे। बस शर्त यही है कि कौन कहता है कि सुराख आसमां में हो नहीं सकता? कौन कहता है कि सुराख आसमां में हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कहने का मतलब है ना कि इस आजमगढ़ की धरती से यूपीएससी के रिजल्ट निकाल के कीर्तिमान बनाई देना है इस आजमगढ़। और होगा क्या, जिस दिन 2-4 रिजल्ट निकला सर, कम से कम 10 संस्थान यही खुल जाएंगे शिवराध्या कोचिंग के साथ। तो ये काम जो इन्होंने किया है ना, बहुत से लोग आ जाएंगे भाई आजमगढ़ से, तो अच्छा मामला है, लेकिन बाकियों का मकसद हो सकता है बिजनेस हो, सर का मकसद नहीं है। सर का मकसद है आप लोगों की कामयाबी और आपकी तरक्की। तो कहने का मतलब है कि एक
बहुत ही व्यवहारिक लेवल पर कुछ चीजें आपको बताई। एक तो दिमाग में जीत और हार, दूसरी चीज कि फैसला अपना रखिए। इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसा पड़ाव आता है कि इंसान परेशान हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। मेरा मानना है आंखों को बंद करके दिल पे हाथ रखिए। आपका दिल अगर कह रहा है कि आपको आईएएस बनना चाहिए, पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी आदमी आपके दिल से अच्छा, आपके हृदय से अच्छा सत्य आपसे बोल। इंसान डगमगाता कहाँ है? वहीं डगमगा जाता है जहां वो अपने हार्ट की वॉइस को इग्नोर करता है। जो दिल की आवाज को इग्नोर करता है वो जिंदगी भर घूमता रहता है, आता वहीं पे है। तो बस अपनी आवाज को सुनना सीखिए, अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए। और हाँ, मुश्किलें तो आएंगी, जितना बड़ा एग्जाम होगा उतनी बड़ी कठिनाइयां। सीधी सी बात है, ये एग्जाम देश ही नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम। तो एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कठिनाइयां तो आएंगी, तो इस कठिनाइयों से लड़ना है, संघर्ष करना है, भागना नहीं है। भागना किसी चीज का कोई सलूशन नहीं होता है। तो ठीक है, फाइनली बच्चों मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन फिर याद आ रही कि मन मोहन मन भावन तरु मुझको आज बुलाते हैं, पर ये जो वादे मेरे मुझको याद आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम, ये निमंत्रण मूक छलना है, अभी तो मिलो मुझको छलना है। बस आप सर को बुलाया, ये नहीं सब ठीक है सर। हमारे श्रद्धेय गुरु जी ने अभी जो बताया आपको कि आप अपने मन में ही जीत हासिल कर लेते हैं और अपने मन में ही हार जाते हैं। बाकी तो आगे तो जो आपने दिमाग में जो प्लान कर रखा है, आगे तो उसके एग्जीक्यूशन का टाइम होता है कि आप क्या करेंगे, कैसे जीतेंगे। तो इसी क्रम में मैं इस संस्था के फाउंडर श्री अभिषेक सर को बुलाना चाहूंगा, जो आकर बताएंगे इस संस्था के बारे में और इन्होंने कितनी कठिनाइयों से इसको हासिल किया और आगे इनका क्या है। इसी के लिए मंत्र पर आमंत्रित करना चाहूंगा अभिषेक सर को। आइए सर। हेलो। सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली से जितने भी गुरुजन लोग पधारे हैं, मैं सभी लोगों का हृदयपूर्वक आभारी हूँ कि आप लोग इतने दूर से एक छोटी सी जगह पे, आजमगढ़ जैसी एक छोटी सी जगह पे आप आए हैं और यहाँ के बच्चों के लिए एक अभूतपूर्व जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं वो इस संस्था के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और जैसा कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे नए, जो लोग ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं और जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस संस्था पर विश्वास किया, सबसे बड़ी चीज। और मैं अभिषेक दुबे, मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज कि इस संस्था का जो है, आज तो पहली बात कि ये एक ओपनिंग डे नहीं है। हम लोगों ने इसको 17 नवंबर को ही ओपन किया था। 17 नवंबर को हम लोगों ने सारी चीजें कंप्लीट की थी। 17 नवंबर को ही हम लोगों ने सारी चीजें कंप्लीट की थी और हमने एक अपना एक छोटा सा क्रैश कोर्स जो यूपी पीसीएस 2024 के लिए 2024 में 17 मार्च को डिसाइड किया गया है और मुझे लगता है कि डेट भी उसकी नोटिफिकेशन आ ही गया, तो जाहिर सी बात है उस डेट को होगा ही। तो सबसे पहली चीज कि ये जो सेमिनार है वो एक फाउंडेशन बैच के लिए है, जो आप लोगों को बताया गया है कि फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं
वो किसी भी कारणवश दिल्ली या लखनऊ या प्रयागराज नहीं जा पा रहे थे। जैसे जो लोग जा पा रहे हैं वहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट है, वहाँ एक अच्छी इससे भी बहुत बड़ी से बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ बड़े से बड़े टॉपर्स टीचर्स सब अवेलेबल हैं। तो वो ठीक है, वो लोग हैं जो लोग ऑलरेडी अफोर्ड कर रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, ये वेल एंड गुड है। लेकिन ये इस संस्था का शुभराध्या यस एकेडमी का ओपन करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना अभी तक है कि जो भी व्यक्ति यूपीपीसीएस या यूपीएससी या बीईओ लेवल क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड अफसर की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, या उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, या फिर फिजिकली चैलेंज्ड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वो किसी प्रकार से ना जा पा रहे हैं अगर, तो वो बच्चे यहाँ पे आए और जुड़े। और हम लोग यहाँ से एक फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं जो 17 नवंबर से हम लोगों ने ले चुके हैं। ये हम लोगों का सेकंड स्टेप अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी चीज जो पॉजिटिव यहाँ मुझे दिख रही है वो ये है कि कोई भी कोचिंग खुलती है तो जैसे ये वनडे तो है नहीं कि अभी 4 महीने में एग्जाम खत्म हो जाएगा। अभी मान लीजिए पुलिस आया हुआ है तो अभी 4-6 महीने तैयारी करना है, एग्जाम दे देना, खत्म, फिर क्लास ओवर। इसमें तो ये पूरी एक सालों साल चलती हुई निरंतरता कंप्लीट करते हुए ये एग्जाम देना जो हर साल ही आना है। मई में यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों होना कंफर्म रहता है, मई में एकदम कंफर्म रहता है। यूपीएससी तो जून में, मई के लास्ट वीक में होता ही है, एकदम कंफर्म रहता है। 20 से 30 के बीच में हर साल ही लगभग होता है, कभी कभी चीजें अलग हो जाती हैं। तो ये तो कंफर्म है आपको कि नहीं मुझे इस साल ये एग्जाम देना ही देना है, ये कंफर्म रहता है एकदम, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं रहती। तो यहाँ पे जो अभी बच्चे मौजूद हैं, मान लीजिए हम लोग, मैं देख रहा हूँ लगभग 19 या 18 या 19 लोग हैं, तो एक नई संस्था पे जो आपके छोटे से जगह पे 1 महीने सिर्फ अभी ओपन हुआ और 17-18 लोग अगर विश्वास करते हैं, वो भी इतने बड़े लेवल के एग्जाम के लिए। ये नहीं कि हम आपको पुलिस बना रहे हैं या फिर हम आपको क्लर्क बना रहे हैं या फिर आपको कुछ और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीधी यूपीएससी मतलब डीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर या फिर इस तरह से तहसीलदार, नायब तहसीलदार पद जो होते हैं या फिर आईपीएस होते हैं, इस तरह के पद के लिए। तो ये इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हम स्टार्टिंग के 1-2 महीने में हम जो है 5-7 से स्टार्ट करके और आज हम 17-18 पे जुड़े हुए लोग हैं। और 17-18 भी बहुत होता है किसी एक कोचिंग के लिए 1 महीने में, किसी भी एक कोचिंग के लिए 1 महीने में। और आपने मतलब 1-2-4-6 महीने तो लग जाता है लोगों को जानने में, सुनने में कि कोई कोचिंग खुली भी है ऐसी। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ के लिए कि इस संस्था का उद्देश्य क्या था और ये कब, मतलब क्यों ऐसा माइंड में आया कि हम क्यों यहाँ पे आजमगढ़ क्यों खोले, आखिर में रीजन क्या है कि यहाँ क्यों खोला जाए। यहाँ पे कहाँ यूपीएससी के बच्चे हैं, जो यूपीएससी बच्चे हैं वो या तो प्रयागराज या तो दिल्ली चले जाते हैं, क्या जरूरत है यहाँ पे उन बच्चों को यहाँ पे इस संस्था को ओपन करने के लिए। तो इस संस्था की नींव आज से 2 साल पहले रखी गई थी। मैं लगभग 11 साल दिल्ली में रहा हूँ और लगभग पढ़ाई में मेरी वहीं से हुई है सीए की, और वहीं पे मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था और मैंने बिहार में भी दिया था, बिहार पीसीएस में मेरा क्वालिफाइड भी हुआ था। इंटरव्यू के टाइम पे मुझे एंजाइटी हो गई, जस्ट कोविड के ये 20-25 दिन पहले की घटना है। यहाँ तक कि मैं वापस भी जा रहा था कि नहीं एक बार चलता हूँ, तैयारी करूँ बढ़िया से, हो सकता है इंटरव्यू में भी हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन एंजाइटी एक बीमारी होती है जो कि मैं अक्सर देखा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं लगभग जो भी पढ़ते हैं अच्छी तरह से, ध्यान से, या मतलब कंप्लीटली, तो वो एंजाइटी नॉर्मल हो ही जाती है। वो जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही हैं, किसी भी काम को लेकर अगर वो बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, इनर मतलब बहुत ज्यादा ही उस काम को लेकर, नहीं कि हमको ये बिजनेस करना है या हमको ये जॉब करनी है या हमको ये चीज ओपन करना है, तो एंजाइटी एक नॉर्मल मतलब एक फेज होता है, वो आ ही जाता है, लगभग बच्चों में हो जाता है ये। तो जब मुझे एंजाइटी हो गई तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप हायर लेवल पे हैं, आप मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, घर चले जाइए।
मेरा दिल्ली में वहाँ पे मतलब मैं ही अकेले रहता था, मम्मी पापा सब लोग, भाई सब लोग यहीं रहते थे। तो मैं वहां से दिल्ली से वापस चला आया यहाँ पे, और उसी टाइम फिर BRPCS का रिजल्ट आया था मेंस का। तो ये लगा एक बार कि मैं चला जाऊं, लेकिन स्थिति नहीं सही थी कि मैं जा पाता वहां पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उस समय क्रिटिकल सिचुएशन था एंग्जाइटी का। तो मुझे आराम करने के लिए ही कहा गया, तो मैं यहाँ पे आराम किया। तो हमने कहा अगर आराम ही कर रहा हूँ तो आखिर में क्या किया जाए, कुछ तो किया जाए, आराम करने से तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस, अपनी CA ऑफिस जो है गरिमा एंड कंपनी के नाम से 9 फरवरी 2019 को 2020 को 19 को नहीं 2000 फरवरी 9 फरवरी 2020 को मैंने यहीं से जस्ट 100 मीटर आगे आप लोग ब्रह्मचारी जी का मंदिर है, मैंने वहां पे उस संस्था को ओपन किया। और भगवान की कृपा ऐसी रही, वो ब्रह्मचारी जी का मंदिर भी है, मंदिर का परिसर भी है, उनका ऐसा कृपा रहा है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, बहुत सारे काम। फिर जब मैं एजुकेशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके मैं जब हल्का सा बिजनेस में गया, तो धीरे धीरे जब माइंड चेंज हुआ, तो फिर धीरे धीरे जो एंजाइटी बीमारी वो नॉर्मल लेवल ठीक होने लगी। क्योंकि माइंड, डॉक्टर का यही कहना था कि थोड़ा सा आप चेंज होइए, कुछ सिर्फ एजुकेशन मत सोचिए, हरदम वही मत सोचिए, हरदम मत वही सोचिए। तो जब मैंने इसको चेंज किया तो धीरे धीरे फिर सही होता गया, और भगवान की कृपा से अब मैं बहुत ही अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। जब चेंज हो गया सब चीजें, जब नॉर्मल हो गया। लेकिन ये है कि जब भी मैं शाम को काम धाम करके मैं घर पे आता था, तो यही सोचता था यार मैं इस चीज के लिए नहीं मैं यहाँ पे आया था जो मैं कर रहा हूँ, तो किया जाए। तो धीरे धीरे फिर एक फैक्ट्री भी हमने ओपन कर दी थी रस्सी बनाने की, कोकोपीट बनाने की, जो कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पे रस्सी बनाई जा सकती है। मैंने उसको ओपन किया और वो भी चल रही है, भगवान के पास वो भी बहुत अच्छी चल रही है, एक अच्छी कंडीशन में है। तो हमने कहा ठीक है, ये तो सब कुछ कर लेने के बाद भी मतलब शाम को मतलब माइंड ये नहीं, सांत्वना नहीं होती थी कि नहीं अब खुश हैं हम, खुशी नहीं होती थी चाहे कुछ भी कर लें में। तो उसी लगभग 21 दिसंबर में, इसी दिसंबर के मंथ में, पिछले महीने में ही दिसंबर के मंथ में 2021 में ये लगा कि एक काम करते हैं, यहीं पे एक जगह पे अपनी हम लोग एक छोटा सा कोचिंग खोला जाए। इतना बड़ा हम लोग नहीं ओपन, मतलब मेरे विचार में नहीं था ये सब करने का। थोड़ा छोटा कोचिंग ओपन किया जाए, 2-4-10 बच्चों को इकट्ठा किया जाए और हम खुद भी पढ़ें और उनको भी पढ़ाएं। हो सकता है फिर धीरे धीरे हम आपस में हम लोग मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर इस जगह को ली गई और इसको बनवाने में लगभग 1.5 साल लग गया बनाने में। और ये क्या जगह है आप लोगों के सामने, आप सब कुछ देख ही रहे हैं कि ये लगभग 1.5 से 2 सालों की मेहनत है। और फिर उसके बाद ये लगा कि ये UPSC और UPPCS ये एग्जाम नहीं कि आप उसको ट्राई करें, मतलब ये नहीं कि हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है, ट्राई नहीं करना है इसको, इसमें पूरा डूबना पड़ेगा आपको। और सिर्फ अगर ट्राई करने के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर सोच रहा होगा तो मेरी पर्सनल सलाह ये रहेगी कि आप ट्राई करने के बारे में मत सोचिएगा, कभी भी नहीं। अगर आपको करना है तो फाइनली एकदम आपके माइंड में ये कंफर्म होना चाहिए कि हमको सिर्फ यही करना है, इसके बगैर कुछ नहीं, इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं। तो हमने कहा कि मेरी अभी उतनी अनुभव नहीं है कि मैं अकेले इस संस्था को चला सकूं। तो फिर हमने अपने गुरु जो श्री अमित सर हैं, जिससे हमारी जब मैं दिल्ली गया था जहां से हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, मैं वहां सर का क्लास स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो हमने सर से बात किया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो सर अमित सर का एक बहुत अच्छा, अमित सर जो है वो द कोर IAS के फाउंडर हैं। द कोर IAS दिल्ली में एक संस्था है मुखर्जी नगर में, जो कि हर साल लगभग 5 या 6 रिजल्ट UPSC का रहता है। हर साल आप नेट पे कभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नेट पे चेक कर लीजिए। वो इंटरव्यू प्रोग्राम के रिजल्ट नहीं रहते हैं जो मेंस में क्वालिफाई करके आओ इंटरव्यू दे दो, आप इंटरव्यू दे दो, फिर उसके बाद हम तुम्हारा नाम डाल देते हैं, बस काम खत्म, रिजल्ट में है तो नाम डाल दिए लोग। तो वो नहीं है उनके क्लासरूम के जो स्टूडेंट जैसे हमारे ऐसे स्टूडेंट जो उनके पास थे, वो हर साल 5 या 6 स्टूडेंट उनके UPSC का सिलेक्शन रहता है हर साल का। इस बार भी 12 लोग इंटरव्यू दिए हैं हमारे वो क्लास से, अमित सर के क्लास से 12 लोग इंटरव्यू दिए हैं। इंटरव्यू अभी चल रहा है, आपको पता भी UPSC का इंटरव्यू अभी चल रहा है। और कुछ ही दिनों में 1-2 महीने बाद मैं आशा करता हूं कि 12 लोगों में से जितने भी लोग हैं, वो रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल है, कोई कह नहीं सकता कि कितने लोग होंगे, लेकिन 12 लोगों में से जितने भी लोग रिजल्ट में आते हैं, PDF में उनका नाम आता है अगर, तो वो मैं आपसे बताऊं कि सर का क्या नाम है कि सबसे पहले मैं उन लोगों को यही लाऊंगा,
सर ने ये कहा है कि सबसे पहले मैं उन लोगों को यही लाऊंगा और हम मई में एक बहुत बड़ा सेमिनार करेंगे यहीं आजमगढ़, और जितने भी द कोर IAS के टॉपर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पे आएंगे। तो उससे क्या है कि एक जागरूकता होगी बच्चों के मन में, जो स्टूडेंट हैं, कि ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ में नहीं हो सकता है, प्रयास किया जाएगा, प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास हम सबको, ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, सिर्फ नहीं आप लोग ही नहीं, एक संस्था को भी, और संस्था के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं भी, और सर लोगों को भी, सर ने लोगों ने बताया कि जितनी आपसे हम हैं और हमसे आप हैं, तो ये हम सभी लोगों को देखना पड़ेगा कि हम सब लोग एक दूसरे से मिल करके एक अच्छा प्रयास करें। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग भी अपने से और अपने जान पहचान में जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग केवल UPSC या UPPCS लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अगर किसी भी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं दिल्ली या प्रयागराज या लखनऊ, तो वो उनको यहाँ पे जोड़िए और हम लोग एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। यहाँ पे दिल्ली का माहौल अपने क्लासरूम में, जैसा सर ने बताया कि हमको दिल्ली का माहौल अपने ही क्लासरूम में बनाना पड़ेगा, तो हम एक माहौल यहाँ पे बनाएं। उसके लिए हमने सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बहुत दूर नहीं है शहर से, ये दिल्ली में कोई किसी भी संस्थान में, मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लीजिए अगर आप डिवीजन IAS ज्वाइन करते हैं या दृष्टि IAS ज्वाइन करते हैं, तो ये नहीं कि वो आपके जस्ट बगल में संस्था है, नहीं, आप दिल्ली में कहीं पे भी रहेंगे तो लगभग 4-5 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा। बाई ऑटो जाइए, बाइक जाइए, या फिर अब तो स्कूटी का समय हो गया, बच्चे स्कूटी लेते हैं, 1-2 साल रहती है, वो अपना स्कूटी से लेकर क्लास गए, ट्यूशन चले आए। तो कहीं भी आप रहेंगे तो 4-5 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, आप शहर से कितना दूर है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन देख लिया जाए तो 500 मीटर है, यहाँ से 500-600 मीटर है। पैदल हम लोग चाहें तो रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, आ सकते हैं कहीं से भी। या फिर बस स्टैंड आप देख लीजिए, 3 किलोमीटर। तो 3-4 मतलब ये सराउंडिंग लगभग 3 या 4 किलोमीटर के हैं, तो ये कोई बहुत दूर नहीं है। और रही बात मेन रोड की, जैसे ऑटो फैसिलिटीज हैं, तो ऑटो फैसिलिटीज मेन रोड तक मिल जाती हैं। मेन रोड से आप 400-500 मीटर तो पैदल चल सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। 400-500 मीटर तो वैसे भी हम लोगों को नॉर्मल तो पैदल चलना ही चाहिए ना, फिजिकल हेल्थ के लिए। तो ये कोई बहुत दूर भी संस्था नहीं है, और हम लोग जितने भी अभी हैं वो बहुत अच्छे में हैं। हम लोग का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, 17, 18, 15 ही हम मान के अगर लेके चले, 15 भी बहुत है। 1 महीना भी नहीं हुआ अभी। आज अगर मैं कहूं 17 तारीख है, तो 17 तारीख भी अभी 1 महीना नहीं हुआ। उस दिन भी हम लोग 3 बजे ओपन किए थे, अभी 3 नहीं बजा हुआ है, तो कंप्लीट 1 मंथ भी नहीं हुआ आज। और आज हम 17 के स्ट्रेंथ में हैं। तो ये चीज नहीं कहने लगे। आप लोग कभी ये मन में सोचेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है तो हम क्या अपेक्षा करें, स्टूडेंट इसलिए नहीं है कि हो सकता है संस्था अच्छी नहीं हो। देखिएगा आज से 1 या 1.5 साल बाद यहीं से रिजल्ट दिखेगा आप लोगों को, और जिस दिन रिजल्ट दिखेगा उस दिन फिर भीड़ लगेगी। आज हो सकता है कि लोगों को ये विश्वास ना हो कि क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे या कैसे कर पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 17 तारीख को PCS का एग्जाम है, हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, और जैसा कि सर लोग संभावित बता रहे हैं, हम लोगों के क्लास से लगभग 2 या 3 बच्चे इस लेवल पे जा चुके हैं कि 3 महीने की तैयारी में भी PCS निकालने जा रहे हो, इस लेवल पे आ चुके हो। और यहाँ की जो फैसिलिटीज है मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टीचर है वो आपको पता है कि सब लोग 10+ इयर्स प्लस 15 इयर्स प्लस अनुभव के टीचर हैं। सारे टीचर जो है द कोर IAS संस्था से आएंगे। अमित सर द्वारा निर्धारित किए गए जितने भी सारे टीचर हैं जो भी यहाँ पढ़ाने आएंगे वो सब लोग यहाँ पे आएंगे। सर लोग आए ही हैं, आप लोगों के सामने ही हैं। और ये भी मत सोचिएगा कि 1-2 महीना ही सिर्फ आएंगे, ये मन में एकदम मत रखिएगा। हमने शुरू से ही पहले दिन से ये ठाना हुआ है कि सिर्फ एक बच्चा अगर रहेगा तो मैं उस एक बच्चे के लिए बढ़ाऊंगा सर लोगों को, और सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ेगा, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चे का होगा जो यहाँ बैठा रहेगा, वो एक बच्चा रहेगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं कि 40 बच्चे हैं या नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने जो सीट निर्धारित की है वो 40 सीट्स। कभी भी कोई भी क्लास अगर हम चलाएंगे तो 40 से अधिक की सीट्स नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो है वो गेट टुगेदर जो कंप्लीट जो इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो कैसे जान पाएगा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है
या मैं ये नहीं जान पा रहा हूं, या मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जब समझ में नहीं आ रहा तो पूछोगे तभी तो जानेंगे आप। या सर लोग जब आपने सर से पूछा तो सर आपको बताएंगे तभी जानेंगे। अगर 500,000 की जब स्ट्रेंथ होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि कभी कोई मिल ही नहीं पाता, टीवी पे आप देख लेते हैं सर लोगों को, जैसा कि हम लोगों ने क्लास लिया हुआ 500,000 की स्ट्रेंथ रहती थी तो जल्दी सर लोगों से तो बातचीत ही नहीं हो पाती थी। बस ये जानते थे कि ये सर हम लोगों को पढ़ाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता था या फिर टेलीग्राम पे मैसेज आ जाता था कि ये सर लोग हमको पढ़ाएंगे, तो हम लोग पढ़ लेते थे सब चीजें कि हाँ ये पढ़ाएंगे। तो आप लोग कभी भी इससे कोई भी चीज यहाँ पे ये नहीं होगी कि आज है कल नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आप लोगों को बता दिया है कि सिर्फ एक स्टूडेंट भी रहेगा तो हम एक स्टूडेंट भी उसी को पढ़ाएंगे और तब तक पढ़ाएंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा फिर आप लोग जानते हैं। तो ये आप सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप सब लोग अपने सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उनको भी इस संस्था के बारे में बताएं कि ये संस्था क्या है, कैसे तैयारी कराती है, कौन कौन इसमें आता है, कौन पढ़ाता है, कैसी सुविधाएं हैं इसमें। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि क्लासरूम है, पूरा प्रॉपर ऑनलाइन ऑफलाइन है। किसी भी दिन आप किसी भी कारणवश मान लीजिए छूट गया क्लास तो आप ऐप के थ्रू, ऐप में वीडियो रिकॉर्डेड डाल दी जाएंगी, आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, आप वहां से क्लिक करके अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और उसमें डाउट डिस्कशन भी है वीकली डाउट डिस्कशन, मतलब क्लासरूम में तो डिस्कशन कर ही सकते हैं, उसके बाद भी अगर आपको कुछ छूट जा रहा है तो सर लोग अलग से बैठे रहते हैं, आप वहां पे भी जाकर के अपना सर से डेली डाउट डिस्कशन भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जो है लाइब्रेरी भी उपलब्ध है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी नहीं कि लाइब्रेरी के लिए कोई जो भी फीस है चार्ज किया जा रहा है वो उसी में है, लाइब्रेरी भी उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। लाइब्रेरी में ही बुक्स भी अवेलेबल है, आप लोग देखे होंगे कि बुक्स भी है उसी में, बुक्स भी लाइब्रेरी में ही अवेलेबल है। आप वहीं से वहां बुक्स लेकर के अपना पढ़ करके आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद फिर रिसर्च फैकल्टी है। सब कुछ के बाद अगर थोड़ा सा भी डाउट आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी थोड़ा वो कुछ डाउट लग रहा है तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ, हर सब्जेक्ट के अलग अलग रिसर्च फैकल्टी जो है वो अवेलेबल है। आप उनसे जाके बात कर सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, कैसे ये हो सकता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि आप ये आज का दिन एक्चुअली बहुत ठंडा है। आज तो मुझे लगता है कि सुबह 6 डिग्री जो है टेम्परेचर था यहाँ का, जब मैं सुबह देखा हूँ 8 बजे करीब या 9 बजे करीब, तो 6 डिग्री टेम्परेचर क्या था, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंड है। तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहेंगे, इसको जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। और मैं ये चाहूंगा समाप्त करने से पहले कि कुछ आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर क्या चीजें हैं, कैसे हैं, कोई भी चीज अगर आप लोगों के मन में है तो वो पूछ सकते हैं। उसकी डिटेल जानकारी मैं खुद यहाँ पे एक जिम्मेदार होने के नाते मैं खुद देना चाहूंगा यहाँ पे। अगर आप लोगों के मन में है तो कोई पूछ सकते हैं। क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है वो कल से, जैसे आज केवल गेट टुगेदर हम लोगों का हो गया, कल से हम लोगों का 10:30, एक्चुअली ठंड बहुत ज्यादा है अभी, तो हम लोग पहले तो 10 o'clock हम लोगों का बैच चल रहा है, ये जो क्रैश कोर्स का चल रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग थोड़ा सा आधे घंटे और बढ़ाना चाह रहे हैं, 10:30 करना चाह रहे हैं, बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चे तो बहुत नजदीक हैं लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा दूर से भी आ रहे हैं, तो हमको सब लोगों के बारे में सोचना है कि कौन कैसे अवेलेबल हो पाए जल्द से जल्द। तो जो आप लोगों को क्लास होगा वो 10:30 से स्टार्ट होगा, 10:30 से लेकर के 2 o'clock जो फाउंडेशन बैच है वो चलेगा। जो ऑलरेडी चल रहा है क्रैश कोर्स वो जैसे चल रहा है, तो क्रैश कोर्स में हम लोग के पास समय कम है। क्रैश कोर्स में आप लोगों के अगल बगल बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं, 8-8 घंटे कंटिन्यू पढ़ाया जाता है, आधे घंटे की ब्रेक ली जाती है। सर की आदत मैं बता दूं आप लोगों को, 10-10 घंटे खड़े रहने, 10-10 घंटे कंटिन्यू पढ़ा देते हैं ये। तो ये एक बहुत अच्छी चीज यहाँ के लिए है, वो जो आप लोगों को सीखना है। जितना अधिक से अधिक आप लोग सर से पूछ सकें, सर से एज ए फ्रेंडली रह के हर चीज जान सके। आपको क्या करना है, एंड आपका सिर्फ मकसद एक ही है, रिजल्ट, उसके अलावा तो कोई और मकसद नहीं है। तो रिजल्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं कि आपको रिजल्ट पाने के लिए क्या क्या करना है, जितनी भी सारी चीजें आवश्यक चीजें हैं वो सब आप सर लोगों से पूछिए। और जितना अधिक से अधिक सर ने बोला आप उनको जितना अधिक से अधिक यूटिलाइज करना है करिए।
और अगर बाहर कहीं अभी आप जाएंगे तो आप जल्दी इतना नहीं है, वो समय दिया जाता है कि आप कुछ इंक्वायरी है तो आप जाइए वहां पे अपना नोट करा के छोड़ दीजिए, फिर आपको बता दिया जाएगा। वो कब बता दिया जाएगा ऐसा कोई वो नहीं होता है कि हाँ एक दिन बता दिया जाएगा तो उस दिन आपको बताया जाता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्चुअली अभी कम स्ट्रेंथ है तो आप लोग, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि कम स्ट्रेंथ में आप लोग हैं तो आप इसका यूटिलाइज करिए सर के साथ। तो मैं कोई और कुछ पूछना चाहेगा? कुछ है किसी को इंक्वायरी? हाँ बताइए। जैसे सभी यहाँ पे संस्था स्टार्ट हुई है, ये फाउंडर जो भी हैं उनको हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद। ठीक है। क्योंकि हम एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, इससे पहले हम वाराणसी में IIT की तैयारी कर चुके हैं। ठीक है। वहाँ पे हम फेल, तो घर से सपोर्ट वोट नहीं मिलती। नहीं उसके लिए कोई उधर घर के सपोर्ट है, मतलब बस हम ये कहना चाहते हैं कि संस्था और खुली है, जो भी फाउंडर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसा कोई हाँ मेरे हिसाब से भी जो सर ने, जो और लोगों ने भी मुझे फीडबैक दिया वो ये है कि इस मतलब लखनऊ के बाद और प्रयागराज के बाद जो ये अपना पूर्वांचल जिसे कहा जाता है, पूर्वांचल में ऐसी मेरे हिसाब से कोई, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि टॉप लेवल पे है, जो भी चीजें होगा वो सामने होगा आपके, वो मैं अभी नहीं कुछ कहूंगा। जिस दिन मेरा पहला रिजल्ट आएगा मैं उस दिन आप लोगों से खुल के बात करूंगा, खूब अच्छी तरीके से बात करूंगा। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ अभी मेहनत करने की जरूरत है। जितना अधिक से अधिक अभी हमें शोर नहीं मचाना है, अभी हमको मेहनत करना है, जितना अधिक से अधिक मेहनत कर सकें। और जिस दिन रिजल्ट का नाम आएगा उस दिन फिर शोर मचा दिया जाएगा, वो खुद शोर मचाएगा, हम नहीं शोर मचाएंगे, रिजल्ट शोर मचाएगा। हमको शोर नहीं मचाना, हमको अपनी स्ट्रेटजी के साथ सिर्फ मेहनत करनी है, एक स्ट्रेटजी के साथ सिर्फ मेहनत करनी है और शोर मचाएगा रिजल्ट। ठीक है। और किसी को किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी है तो कुछ पूछ सकता है। मैं ये चाहूंगा कि अभी आप लोग इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत एक छोटा सा जो है कॉफी वॉफी का प्रोग्राम है वो कर लीजिए। उसके बाद 1-to-1 इंटरेक्शन एक बार आप लोग आके कर लीजिए, जिससे किसी के मन में हो सकता है कि कुछ मन में हो वो सबके सामने ना पूछ सकता हो। जैसे कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग अभी हिचकिचाहट मतलब रहते हैं कि कुछ गर्ल्स भी हैं और बच्चे भी हैं, तो वो ऐसा ना रहे कि आपके मन में कुछ प्रकार रहे। हम चल रहे हैं हम लोग सर ऑफिस में, आप 1-to-1 करके तो एक कॉफी पी लीजिए आप लोग, हम लोग भी नाश्ता कर लें, कॉफी पी लें। उसके बाद आप लोग 1-to-1 आइए, 15-20 मिनट में, ज्यादा नहीं 20-25 मिनट में हम सब लोग 25 मिनट या आधे घंटे में खत्म करें। उसके बाद आप लोग भी समय से चले जाइए घर, क्योंकि ठंड रियली बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है। तो हमको सब चीजों को देखते हुए हम इसको यहीं पे विराम करना चाहेंगे। और बहुत अच्छा और बहुत खुशी हुई कि हम आज एक 1 मंथ कंप्लीट होने से कुछ घंटे पहले ही हम 15 के स्ट्रेंथ में कंप्लीट हो गए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।